हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन पर सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग विद्या, राजेश, मुकेश, सबको गुड मॉर्निंग। यस, जुड़ जाइए फटाफट जल्दी से ऑनलाइन अपनी क्लास के अंदर। अपनी क्लास नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 2 रहेगा। एमसीक्यू सेशन कंटिन्यू कल से अपने 10 तारीख को डेमो स्टार्ट किया है। परसों अपना डेमो फर्स्ट था F1 के अंदर, और आज जो अपना डेमो क्लास रहेगी वो पार्ट नंबर 2 रहेगा। एमसीक्यू सेशन के साथ में एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे उसका। मैंने आपको कुछ होमवर्क, कुछ टास्क दिया था, शायद नहीं किया होगा आप लोगों ने, किस बच्चों ने किया भी होगा। क्या बोला था आपको, कुछ याद है भी? ये 500 एमसीक्यू निकालने हैं आपको पर डे के। अब पता नहीं कौन से बच्चे कितने कुछ निकाल रहे हैं, ये खुद का होमवर्क करना है। रेशनल आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते और भी अच्छी बात है। एक बार आंसर देखते निकाल दीजिए। धर्मेंद्र, कांता, सुनील, अंकित, सबको गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम, खमा गणित, सत श्री अकाल। यस, मारवाड़ी छोरा गुड मॉर्निंग। जग्या स्मार्ट लग रही हो, क्या बात है बेटा, 12 अगस्त है इसलिए, है ना। चलो नेक्स्ट करें क्लास को स्टार्ट, ठीक है ना। एमसीक्यू सेशन के साथ में हर एक ऑप्शन का रेशनल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज भी अपने जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मिक्स रहने वाले हैं, ताकि आपको ऑल ओवर फंडामेंटल का नॉलेज मिले, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं। समझ रहे हैं ना। अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2 घंटे की क्लास लूँ, सीधी बात यह है। तो एक ही क्लास के अंदर ऑल ओवर जितना हो सके कुछ मिक्स करने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग सबको बेटा, ऑनलाइन वाले एक साथ बोल दिया है, ठीक है ना, बार बार अपने बोलेंगे गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, यस, अब आपके सामने क्वेश्चन है विद इमेज के साथ में कि नॉर्सेट 2020 के अंदर कम से कम 45 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ध्यान देना, उसको हल्के में नहीं ले। नॉर्सेट 2020 की बात कर रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप फ्रेशर हो, उसमें से पास आउट नहीं हुए थे आप एक भी। 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 में से कितने होते देख लो आप, इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। नॉर्सेट 2021 के अंदर शायद 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो अब अपन को ये लेके चलना है कि जरूरी नहीं है उसके एक भी नहीं आए, उसके 5 आ जाए, 50 आ जाए, ठीक है ना। तो आपको एक बार इमेज बेस्ड भी देखने हैं, ठीक है ना, आपको इमेज बेस्ड भी करवाएंगे, और 20-20 में भी अपने इमेज आती रहेगी। तो ध्यान देना इमेज बेस्ड कैसे है। बाकी अपने ऐप के अंदर बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी अपने पुटअप कर रखे हैं। यूज भी पूछ लेते हैं, कई बार इमेज का नाम पूछे, बताओ कैसा होता है। ये इसलिए किया गया है कि आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, पता है आप लोगों को। इंटरव्यू नहीं है आजकल, बहुत अच्छी बात है अपन के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नौकरी के पूरे चांस होते हैं जब इंटरव्यू नहीं है। तो उन्होंने इंटरव्यू की जगह क्या कर दिया है, यही इमेज बेस्ड या स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर में बनाने शुरू कर दिए हैं, कि उसको पता है कि वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिन्होंने प्रैक्टिकल काम कर रखा है, हॉस्पिटल गया हुआ है। अब मुझे पता है आप कितना प्रैक्टिकल काम किया है, कितनी बार हॉस्पिटल गए हो, कॉलेज नहीं गए तो हॉस्पिटल क्या जाओगे आप, सीधी बात है ना। तो आप लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, नहीं गए तो हम भी नहीं गए थे, एम्स में गए पहली बार, बेफिक्र रहिएगा, आपको भी पहली बार एम्स में पूछेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे। तो इमेज अपन यहाँ से याद कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि सर अपने कान में, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, सर 4 महीने देख लेते हैं, इमेज पता पड़ जाएगी। वो ICU OT वो वही रहते हैं, सिर्फ OT में तो OT एक OT कौन सी आपकी, लेबर की है, गायनी की है, आपके ENT की, आई की, औरतों की है, सर्जरी की, उसी के इंस्ट्रूमेंट पता होंगे, बाकी के कैसे पढ़ोगे आप। तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करने से आपको पता रहेगा। अगर आप इंटेलिजेंट है, दिमाग यूज कर रहे हैं, बार बार रिविजन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ऐसे भी याद हो जाएगी। ये चलो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। क्लास कांता रख लेंगे, है ना, पूरी इमेज बेस्ड भी मैं क्लास को रख लूंगा, जिसमें सिर्फ मैं आपको इमेज बेस्ड जो फंडा की है, और वैसे मुख्य इमेज फंडा की होती है। पहली बात ये, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली फंडा के ही आते हैं। साइन एंड सिम्टम के बहुत कम आते हैं कि एक पेशेंट है उसके आंख ये हो रहा है, वो हो रहा है, बताओ कौन सी बीमारी है। ऐसा बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, वही आएगा जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है। बाकी ऐसे साइन सिम्टम के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। प्रोसीजर जितने भी होते हैं आपके F1 के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो उसकी मैं ये क्लास रख लूंगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है CASS ट्यूब, है ना। कास्ट ट्यूब क्या होती है, कुछ पता होना चाहिए कास्ट ट्यूब के बारे में। ये आपको इमेज दिख रहा है बेटा, यहाँ से ये इमेज आपके होती है कास्ट ट्यूब की, है ना। अब जैसे सर दिखने को तो ET ट्यूब ही है। यस, मैं बोलूंगा सर कास्ट ट्यूब ET ट्यूब का ही पार्ट होता है, जिसको अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मली जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है सर इस टाइप की होती है, जिसके यहाँ पर एक मेन बैलन होता है। इस मेन बैलन को अटैच करके सर एक पायलट बैलन होता है, और यहाँ पर कनेक्टर होता है जिसका 15 mm
डायमीटर होता है, या एक लाइन होती है जिसको रेडियो ओपेक लाइन बोलते हैं, यहाँ पर एक हॉल होता है उसको मर्फी आई बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली अपनी ईटी ट्यूब काम करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को अगर सक्शन की नीड होती है तो आपको जब ये लगी होती है तो अलग से आपको एक सक्शन कैथेटर लेकर के साइड में लगाना पड़ता है, और फिर ये वाले सिक्रेशंस बाहर आते हैं सक्शन कैथेटर से। अब कंपनी ने यूज कर दिया कि क्यों नहीं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हॉल बना दिया जाए इसी ट्यूब के अंदर, और उसके ऊपर वापस एक लेयर की जाए, और उस लेयर का यहाँ पर एक पोर्ट ओपन किया जाए। तो अगर आपको सक्शन के लिए अलग से सक्शन कैथेटर की जरूरत नहीं है। ईटी के अंदर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ईटी के बाहर की बात कर रहा हूं, समझना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहेगा सर कौन सा सक्शन ऐसे रहती है ट्रेकिया के अंदर, तो यहां वाले सक्शन की बात कर रहा हूं, बिटवीन द वॉल ऑफ द ईटी एंड ट्रेकिया। इसके अंदर का सक्शन तो आपको इससे करना पड़ेगा, ईटी के अंदर से। बाहर वाला सक्शन के लिए आपको अलग से सक्शन कैथेटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसी से ये ट्यूब होगी, यहाँ इसमें आ जाएंगे और उसके ऊपर लेयर लगा दी और यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो जहां भी आपको अगर दो पार्ट वाले दिखते हैं, दो, एक तो ये तो नॉर्मल ईटी में होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा लगा दिया है सर। अगर आपको दो पोर्ट दिखे, कौन सी ट्यूब करोगे एग्जाम में? कास्ट ट्यूब। अब कास्ट ट्यूब का जो फुल फॉर्म होता है वो ये लिया गया है सर। सी का मतलब होता है कंटिन्यू, ए का मतलब एस्पिरेशंस, कंटिन्यू एस्पिरेशन सब ग्लोटिक सिक्रेशंस, कंटिन्यू एस्पिरेशन सब ग्लोटिक सिक्रेशंस। मतलब जो एस्पिरेशन होता है वो कंटिन्यू बाहर आता रहेगा। कौन से एरिया का सर? सब ग्लोटिक एरिया का। जो नेक वाला एरिया होता है, ग्लोटिक वाल होता है वहां पर एपिग्लोटिस, इस एरिया को क्या बोलते हैं? सब ग्लोटिक। समझ में आ गया फुल फॉर्म क्या होती है? अब ये क्या हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी? सक्शन करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। और जब आप सक्शन नहीं करते हो पेशेंट का, तो ये सिक्रेशन से लंग्स में जाते हैं। यहां से कहां जाएंगे सर? लंग्स में जाएंगे। और जब ये सिक्रेशन से लंग्स में जाएंगे तो लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। लंग्स का इन्फेक्शन न्यूमोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है सर? निमोनिया कहलाएगा। तो अगर आपको पेशेंट को निमोनिया से बचाना है, और कॉमनली जो मोस्ट कॉमन एक साइड इफेक्ट होता है, या मोस्ट कॉमन में नोजोकोमिल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं हॉस्पिटल, सॉरी आईसीयू के अंदर। वर्ड को समझना बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मोस्ट कॉमन नोजोकोमिल, खाली क्वेश्चन आता है, ऑलवेज आंसर यूटीआई करोगे। ओनली नोजोकोमिल की बात करें, नोजोकोमिल का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में आने के 2 दिन बाद कोई इन्फेक्शन शुरू होता है, कंसीडर नोजोकोमिल है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। किसी प्रोसीजर की वजह से होता है, उसको बोलते हैं इटेरोजेनिक। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? इटेरोजेनिक। किसी प्रोसीजर कर रहे थे और प्रोसीजर का साइड इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नोजोकोमिल की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट कॉमन नोजोकोमिल इन्फेक्शन इन द आईसीयू। अगर वर्ड लिख गया है तो आईसीयू में पेशेंट हमेशा इंट्यूबेट रहता है, ये मान के चलना है अपन को, हमेशा वेंटी पे रहता है। कोई न कोई ईटी, टीटी, एलएमए, कोई न कोई मास्क वहां पर लगे होते हैं। बाईपास होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन की रिस्क रहेगी, तो पेशेंट को यहाँ पर लंग्स के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं आईसीयू के अंदर। कौन सा इन्फेक्शन? लंग्स का। लंग्स का कौन सा इन्फेक्शन? आंसर क्या करोगे सर? निमोनिया। इसलिए कंटिन्यू आपको सक्शनिंग करने की जरूरत होती है। अब सर निमोनिया कैसे कैसे रोके आईसीयू वाले पेशेंट को, वेंटी वाले पेशेंट को? 2-3 मेजर्स होते हैं ये निमोनिया रोकने के लिए। एक तो आप कंटिन्यू सक्शन करते रहो अगर आपके पास नॉर्मल ईटी है, या फिर सबसे बेटर रहेगा कि आप कास ईटी लगा दो। क्या लगा दो? कास ईटी ट्यूब, ताकि आपको सक्शन में यहाँ पर अपन सक्शन ऐड कर देंगे तो सक्शन में हेल्प करेगी। अच्छी बात है कि सक्शन होता रहेगा तो सिक्रेशंस कम जाएंगे, निमोनिया की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा एक और है कि पेशेंट को अपन एक पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं निमोनिया को रोकने के लिए। पता है किसी को कौन सी पोजीशंस होती है जो कि पेशेंट को निमोनिया से प्रिवेंट करती है? और कौन सा निमोनिया सर? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं उसको। क्या नाम है सर? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सर वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया हुआ है। वेंटिलेटर की वजह से क्यों हुआ? सर वेंटिलेटर लगा तो ईटी लगी होगी, टीटी लगी होगी, इसकी वजह से हो रहा है। बाईपास रास्ता हो गया, डायरेक्ट बैक्टीरिया लंग्स में पहुंच रहे हैं, उसको बोलते हैं वाप। निमोनिया को क्या बोलते हैं? वाप। वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए अपन एक तो सर मेजर्स अपनाते हैं जो कास्ट ट्यूब होती है। वाप को रोकने, तो आंसर आपका ए हो गया। सर वाप को रोकने के लिए अपन कास्ट ट्यूब यूज करते हैं, या वाप नहीं हो तो निमोनिया आपको ऑप्शन में करना है, ठीक है सर। और निमोनिया कैसे रोक सकता है वाप को? तो वो पोजीशन का नाम है बेटा सेमी रिकम्बेंट। एग्जाम में आ चुका है, हल्के में ना ले बिल्कुल भी बेटा उसको। सेमी रिकम्बेंट पोजीशंस टू प्रिवेंट
अरे बोलो क्या करोगे, टू प्रिवेंट वाप। अब सर सेमी रिकम्बेंट वाप कैसे प्रिवेंट करेगा, पहले तो होती क्या है सर सेमी रिकम्बेंट, ध्यान देना ये 30 डिग्री वाली पोजीशन आपको दिखे सेमी रिकम्बेंट कहलाती है। पेशेंट यहाँ से 30 डिग्री पे लेटा रहेगा, पैर सीधे रहेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो सेमी फाउल्डर भी है, वैसे सेमी फाउल्डर का पार्ट है, सेमी फाउल्डर नहीं है। सेमी फाउल्डर ऐसी होती है, सर बोलोगे क्या फर्क है दोनों में, तो एक ही दिख रही है, ये भी सेमी फाउल्डर है, ये भी सेमी फाउल्डर है, ये भी 30 डिग्री है। कहने का मतलब सेमी फाउल्डर में पेशेंट की मर्जी है कि वो पैर को सीधा रखे या मोड़े, नी को बेंड कर भी सकता है, नी को बेंड नहीं भी कर सकता है। बहुत आर्दा सेमी फाउल्डर, तो सेमी फाउल्डर का मतलब लिया गया है बैंड से, 30 डिग्री बैंड को सेमी फाउल्डर बोलते हैं। इस 30 डिग्री बैंड को क्या बोलेंगे, सेमी फाउल्डर। यहां पर नी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, जबकि सेमी रिकम्बेंट में सर 30 डिग्री तो होगा ही होगा, साथ में नी स्ट्रेट रहेंगे। क्या रहेंगे, स्ट्रेट। तो मैं सेमी फाउल्डर भी बोल सकता हूं और सेमी रिकम्बेंट भी बोल सकता हूं। बट जो ये वाली है जिसमें नी मुड़े हुए हैं, क्या इस वाली पोजीशंस को मैं सेमी रिकम्बेंट बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, ये सेमी फाउल्डर बोल सकता हूं। तो सेमी फाउल्डर 2 होती है, सेमी रिकम्बेंट एक ही होती है। तो सेमी रिकम्बेंट से पेशेंट के सिक्रेशंस कंटिन्यू नीचे जाते हैं। ध्यान देना एक बात और, यहां से आप गलत कर सकते हो, पेशेंट को जब सेमी रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं या एक तीसरा मेजर्स, पहला तो हो गया आपका एक कास्ट ट्यूब, दूसरा हो गया पोजीशंस रोकने के लिए, तीसरा एक और मेजर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट कप डिफ्लेट। इंटरमिटेंट कप डिफ्लेट, कौन सा कप, ये कप, इस कप को अपन मैन बैलून बोलते हैं या कप बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों लगाते हैं सर, ये एयर को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, जाना पहला कारण क्या प्रिवेंट करता है सर, एयर बैक फ्लो। बहुत सारे बच्चे आंसर क्या करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी वाला, जिसका आंसर होता है होल्ड द ईटी, होल्ड द ईटी। कैसे ये बैलून इसलिए लगाते हैं कि ईटी को होल्ड करके रखता है ट्रेकिया के अंदर, ये सेकंड प्रायोरिटी करना है। पहली प्रायोरिटी है कि सर एयर बाद में वापस बैक नहीं आएगी, समझ गए। एयर को रोकना पहला काम है, दूसरा काम ईटी को होल्ड करता है। क्योंकि अगर बच्चों में तो ये होता ही नहीं है, 5 साल से कम वाले बच्चों में विदाउट बैलून का यूज करते हैं, उसको लगते हैं कपलेस ईटी। क्या बोलते हैं, विदाउट बैलून या अनकप्ड कपलेस ईटी यूज करते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है सर। ऐसा क्या है, बच्चों में जरूरत नहीं होती है, करिकॉइड कार्टिलेज होता है जो नेचुरल ड्रिंक बना देता है, फिक्स कर देता है, एयर बाहर नहीं आएगी। अगर बच्चों में फिर भी आपने अगर यूज कर लिया कप, तो क्या करता है, ट्रेकिया और इजोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन कर देगा, लंबे समय तक रहेगा तो, ठीक है ना। उसको बोलते हैं TEF, ट्रेकियो इजोफेजल फिस्टुला, जिसके मोस्ट कॉमनली 3 सिम्टम आते हैं, 3C बोलते हैं, साइनोसिस, कपिंग और शॉकिंग, ठीक है ना। ये कुछ अपन टी से पहचान सकते हैं, यस, इसलिए कॉमन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब सर मैंने बोला है इंटरमिटेंट कप डिफ्लेट टेक्निक, हर 1 to 2 ओवर के अंदर क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए, समझना, डाटा याद कर लो, एवरी 1 to 2 ओवर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए कप होता है उसकी हवा को निकाल देते हैं, कप का प्रेशर कम कर देते हैं, बिल्कुल जीरो कर देते हैं। नॉर्मल जो ईटी के कप का प्रेशर होता है बेटा, वो होता है 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर H2O। ध्यान देना, सेंटीमीटर करना है, mmHg नहीं करना। mmHg या तो 20 से 25 करोगे, कितना करोगे, 20 से 25 mmHg करना है। तो आपको कॉमनली सेंटीमीटर में पूछा जाता है 20 से 30 सेंटीमीटर। टीटी का है 5 कम करना है सर, टीटी में कितना करोगे सर, ये तो ईटी का बड़ा बताया मैंने आपको, एंडोट्रेकियल का। टीटी का आपको पूछे सर 20 से 25 सेंटीमीटर H2O होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर H2O। mm में पूछे तो मेरा आंसर आएगा सर 15 से 20 mmHg। कुछ याद हुआ आपको, नॉर्मली ईटी के लिए पहले सेंटीमीटर याद कर लो, नॉर्मल ईटी के लिए 20 से 25, टीटी सॉरी ईटी के लिए 20 से 30, 20 से 30, 20 से 25 ईटी के लिए। एक बार मैं साफ वापस लिख दूं अगर आपको कुछ थोड़ा समझ में आ जाए तो, है ना। ये जो आपको भूलने वाली बीमारी है ना, 20 से 30 और 20 से 25, मतलब मैंने अपर रेंज कम रखी है, ये सब सेंटीमीटर H2O में है सर, ये ईटी है सर, ये टीटी है, याद हुआ नहीं हुआ आपको, 20 से 30 ईटी, 20 से 25 टीटी। सर टीटी में 5 क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ईटी होती है सर वो 2 हफ्ते से कम समय के लिए होती है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन से 2 वीक ही होता है। अगर उसके बाद रख के मैंने बताया था वोकल को डैमेज होती है, ठीक है, टीटी लगाएंगे, टीटी लॉन्ग टर्म रहती है, महीना 2 महीना साल 10 साल जिंदगी भर, क्या रहती है टीटी। तो अगर टीटी लंबे समय तक रहेगी तो वो टीटी क्या करेगी सर, ट्रेकिया को कंप्रेस ज्यादा समय तक कर सकती है, इसलिए कॉमनली जो टीईएफ की संभावना बनती है वो सर टीटी में बनती है कंपेयर टू ईटी। ईटी में तो शायद ही बनती है, पहली बात ये टीटी में ही बनती है टीईएफ,
कि ईटी तो अपन 1 वीक रखेंगे, 2 वीक रखेंगे मैक्सिमम, और टीटी लॉन्ग टर्म रखेंगे। तो संभावना कहां बनेगी सर? टीटी में। इसलिए अपन क्या करते हैं, कब को डिप्लेट कर देंगे। अब डिप्लेट करने से ये टी अब कम नहीं होगा, इंटरमीडिएट डिप्लेट कम करने से यहाँ के जो सिक्रेशंस थे सर वो सिक्रेशंस नीचे जाएंगे, ध्यान ना, मुझे नीचे ही भेजने हैं। अब समझना उल्टा रेशनल है सर, यहाँ से जो सिक्रेशन जमा होते हैं कप के ऊपर, अगर मैं कप डिप्लेट नहीं करूंगा 1-2 घंटे बाद, तो ये यहाँ पर कॉलोनी बना देगा, अपने पॉपुलेशन को इकट्ठा कर देगा, अपना कुलबा बढ़ा देगा, अपने खानदान बढ़ जाएंगे। और जब खानदान बढ़ता है ना, हर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को आक्रमण कर ले। इसलिए पहले जमाने में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का एक मुख्य कारण भी है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्यों बढ़ रही है। पहले जमाने में लोग ये सोचते थे कि हमारा कुनबा बड़ा होना चाहिए, हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए, ताकि गांव में हमारा दबदबा रहे, हमारी सरपंचाई रहे, हम सरपंच बने, गांव के ठाकुर बने। ये बात सही है, आज भी कही गई है ऐसी चाहिए, अपना समाज या अपना फैमिली, हमारी फैमिली अपने दादा की नाना की बड़ी होनी चाहिए, गाँव लोगों को पता लगे कि इतना इतनी हिम्मत है, इतना दम है देखो इस आदमी में। तो ऐसे भी लोगों को एक उसका कारण है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। दूसरा उसका कारण और था पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का, टेस्ट ऑफ वैरायटी, ये भी क्वेश्चन आ चुका था। मल्टीपल शादियां करते थे लोग, ऑप्शन में यही था टेस्ट ऑफ वैरायटी, पता नहीं कैसे कैसे आंसर लाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं क्या बता रहा था पॉपुलेशन के बारे में, आपको भूल गए सब क्वेश्चंस, कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ, कप को डिप्लेट करने के यहाँ पर कॉलोनी बन जाएगी। किसकी कॉलोनी बनेगी यहाँ पर? बैक्टीरिया की बनेगी, माइक्रोब्स की बनेगी, पैथोजेंस की बनेगी। और ये जब पैथोजेंस अपनी हिम्मत दिखा देंगे ना, तो ये यहाँ पर कॉज कर देंगे आपका इन्फेक्शन, यही इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं सर, कप को डिप्लेट करेंगे। जैसे ही कप डिप्लेट होगा, जो 2, 4, 5, 10 बैक्टीरिया पैथोजेंस कुछ भी कलेक्ट हुए थे, उनको बोलो रास्ता मिलेगा, तो नीचे जाओ। ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, वैसे पेशेंट की पोजीशन हमने ऐसे कर रखी है, तुम नीचे जाओ, ये नीचे जाएंगे, ब्रोंकस तक आएंगे, ब्रोंकस के आगे जाते यहाँ सूख जाते हैं, ये ड्राई होंगे और गायब हो जाएंगे। ध्यान देना, अगर कम संख्या में नीचे जाएगा तो निमोनिया नहीं होता है, लार्ज संख्या में नीचे जाता है तब निमोनिया होता है सर। नॉर्मल अपने यहाँ पर म्यूकस होता है जो उसको डेस्टिनेशन करने का काम करता है। इसलिए मुझे पैथोजेंस के ग्रुप को नीचे ही भेजना है, ग्रुप तो बनाने देना ही नहीं है। इसलिए मैं कप को इंटरमिटेंट डिप्लेट करता हूं। रेशनल उल्टा है, समझे ना, मुझे इस पैथोजेंस को, इस सिक्रेशंस को नीचे भेजना है। नीचे यहाँ आते आते ड्राई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर आपने नहीं नीचे भेजे, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। आई थिंक समझ गए होंगे। पहले का आंसर आपका सिर्फ आपको रोकने के लिए करते हैं। बड़े आगे यहाँ से बेटा ऑनलाइन वाले ऑल इज करीब चल रहा है, ये मत सोचना कि सिर्फ 5 मिनट हो गए, क्वेश्चन एक ही पढ़ा है। मेरे साथ ये क्वेश्चन 10 हो गए यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। पहले ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेंगे। एक आदमी का नाम था, क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। उसने 1903 है कब बेटा, 1903 के अंदर ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप दोनों उसके है ना। ब्लड ग्रुप 2 टाइप का होता है सर, एक तो होता है ए बी ओ, ये टोटल 4 है, दिखने में 3 है। एक तो ओ होता है सर, एक बी होता है, एक ओ होता है, और चौथा दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो 4 हुए नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद उसने एक RH फैक्टर की खोज की थी। किसकी खोज की थी सर? RH फैक्टर। ये सर RH नाम क्यों दिया सर? एक उसके एक बंदर का नाम था, उसके पास एक बंदर था। कैसा बंदर, जंगली या पालतू? पालतू होगा तब नाम दिया होगा, जंगली का कौन देता है भाई? र्यूसेस मंकी का नाम था। तो मंकी के जो सर पहले 2 वर्ड थे, इसी वर्ड के आधार पर उसने नाम दिया कि RH फैक्टर। सर ये ABO क्या होता है, RH क्या होता है? वैसे ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आई आंध्रा, बॉम्बे, बहुत सारे हैं। कॉमनली जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सिर्फ वो 4 होते हैं, ठीक है। 4 को सीधा पढ़ने का तरीका बिल्कुल इजी वे में मैंने बता रखा है आपको क्लास के अंदर अच्छे से। एक तो O होता है, A होता है, B होता है और AB होता है। ये अगर आपको टेबल याद किए हो तो आराम से याद कर सकते हो। सिर्फ O के साथ में O जोड़ दीजिए, A के साथ में A जोड़ दीजिए, B के साथ में B जोड़ दीजिए और AB के साथ में AB, दोनों का आपस में सगाई संबंध कर दीजिएगा। इसे ये पता चलता है कैसे आपस में एक दूसरे को खून ले सकते हैं, दे सकते हैं। बात खत्म यहाँ से। यस, ये तो सेम टू सेम कास्ट के होगी, सेम टू सेम नाम के होगी। दूसरों की बात कैसे, दूसरों का कैसे याद करें? A B को देगा या B A को देगा या O A B को देगा, उसके लिए इसी टाइप का दिमाग में याद कर लो, ठीक है। यहाँ से 4 याद कर लो सर, यहाँ पर O है, दिमाग में फिट कर लो। पहले सर ने O बनाया था, फिर AB, शायद तो आप AB ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको AB करना है, O A नीचे B और दोनों को मिला करके आपने
ए बी बनाया है, ठीक है ना। अब सीधा याद करने का तरीका, जैसे ही क्लास से छुट्टी होगी, कोचिंग से छुट्टी होगी, कोई ओ है, कोई लड़का है, वो सीधा अपने घर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कई रास्ते में रुकेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। लड़की है, एक दिन यहाँ के फिर घर जाएगी, दूसरे दिन यहाँ होकर के फिर घर जाएगी, रास्ते में बस स्टॉप की तरह स्टॉप लेगी। ऐसे याद कर लो, आई थिंक याद हो जाएगा ना, याद हो गया आपको। बस ऐसे एरो लगाने हैं आपको। एक लड़का जो सर सीधे बाईपास होकर, सॉरी सीधे अपने रास्ते से घर जा रहा है, दो महिला हैं जो अलग अलग बस स्टॉप लेकर के फिर घर जाएगी, याद हो गया। इसी टेबल से आप पूरे के पूरे बड़े ग्रुप को याद कर सकते हो, कौन किसका रिसीव कर सकता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है। आई थिंक इजी है या नहीं है? यस, ये तो यहाँ से अपने याद किया था। फिर बात आती है सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की कैसे याद करें, दिक्कत वहां से आती है पॉजिटिव नेगेटिव की। जो पॉजिटिव नेगेटिव अपने याद करते हैं सर, उसी को अपना आरएस फैक्टर बोलते हैं। आरएस फैक्टर का मतलब जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एंटीजन। सर कौन एंटीजन? सर यही एंटीजन है, चारों यही एंटीजन होते हैं। ए किसी में बी होगा, किसी में दोनों ए भी होंगे, किसी में होगा, कोई कोई तो ऐसे होते हैं होता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हो गए। तो कार्ल लैंडस्टीन ने देखा कि अपने पास तो दो टाइप्स के लोग हैं, एक टाइप्स के आरबीसी में तो कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, एक के आरबीसी पे कुछ भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीजन है 4, ठीक है ना। तो जिसकी आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट थी, उसको तो कार्ल लैंडस्टीन ने बोला कि यहाँ पर तो कुछ दिख रहा है मुझे, मैंने नाम दिया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कौन सा पॉजिटिव? जो भी एंटीजन होगा, कोई भी नाम ले लो। कुछ लोग ऐसे भी थे, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं 10% 10 से 15% जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। यहाँ पर शायद ही 1-2 होंगे, बता दो, हाथ खड़े कर दो जिसका नेगेटिव है। बस 2 ही है ना, 2 ही लोग हैं ना। तो इंडिया के अंदर 85 से 90% लोग पॉजिटिव होते हैं, 10 पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, 10% नेगेटिव होते हैं। तो उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। कार्ल लैंडस्टीन ने बोला कि इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं है, नाम दे दो सर नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या नाम दिया? नेगेटिव ब्लड। अब उसको डोनेट या रिसीव की बात आती है, ध्यान देना। ये जो आरबीसी आपको पॉजिटिव कुछ एंटीजन है, सर इस पे एंटीजन नहीं है, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो उसके सरफेस पे भी एंटीजन लग जाएंगे, नुकसान तो उसका ही होगा। इसलिए बिना एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप कभी पॉजिटिव वाले का खून नहीं लेगा, वरना ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब होगा। तो ये अगर लाने की कोशिश भी करेगा, उसको मना कर देगा कि तू मेरे पास मत भाई, मुझे खराब नहीं करना है। ऐसे याद करो, 2 महिला है, एक पिंपल्स वाली है, बिना पिंपल्स वाली है, या मेल फीमेल कैसे भी याद कर लो। पिंपल्स किसके हैं? सिर्फ पॉजिटिव वाले के। बिना पिंपल्स वाले कौन सी है? नेगेटिव वाले की। आपके पास दोनों रिश्ते आते हैं, प्रायोरिटी किसको दोगे सर? हाँ नहीं ऐसे ना बताओ ना सर, बिना पिंपल वाले को शादी करेगा, देखो, ठीक है ना। यस। अब ये बता कि अगर सामने वाले बिना पिंपल वाले, तेरे पिंपल है, हाँ भर लेगी वो? नहीं भरेगी। बस सीधा याद कर लो, ये बिना पिंपल वाली है, अब पिंपल वाला लड़का मिलेगा तो नहीं भरेगी, हट भाग जा यहाँ से, ये शादी नहीं करेगी। हर किसकी प्रायोरिटी होती है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा इतना सही है कि जो बिना पिंपल वाले हैं वो कभी पिंपल वाले को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये उसको स्वीकार कर लेगा, आजा आजा, तेरा मोस्ट वेलकम है भाई, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, साथ में फोटो होगा, चलो एक पिंपल दिखेगा, एक अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं सर, वो पॉजिटिव को खून दे सकते हैं। नेगेटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव को देगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहां से 2 वर्ड निकलते हैं सर, कि सर जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो दोनों को खून दे सकता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप दोनों का खून दे सकता है, देख लो, खुद को भी दे सकता है और पॉजिटिव को दे सकता है। जब किसी में बात करो पॉजिटिव वाले की, किसको डोनेट कर सकता है? ओनली सर पॉजिटिव को। सिंपल सी बात है। अगर रिसीव की बात आती है सर, नेगेटिव रिसीव किसे करेगा? ओनली नेगेटिव आएगा बेटा, ओनली नेगेटिव, बिना पिंपल वाले से लेगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव की बात करें सर, पॉजिटिव रिसीव किससे करेगा? बहुत, ये 4 पॉइंट बनते हैं। नेगेटिव रिसीव ओनली नेगेटिव, नेगेटिव रिसीव ओनली नेगेटिव, नेगेटिव डोनेट बोथ, पॉजिटिव रिसीव बोथ, पॉजिटिव डोनेट ओनली पॉजिटिव। तो अब यहां पर इन 4 में से बताओ कि सबसे ज्यादा खून क्या पूछा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रिसीव कौन करता है? भिखारी कौन है यहां पर? ये भी देखो चारों तरफ से मांग रहा है, भिखारी हो गया। कौन सा भिखारी? पिंपल वाला, बिना पिंपल वाला? सर पिंपल वाला, ठीक है ना। अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो भी आ जाओ, नेगेटिव तो आए तो और अच्छी बात है उसके लिए। तो बिना एंटीजन वाला खून मिल रहा है उसको, तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा सर। इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें, आंसर करोगे सर ए बी और साथ में लिख दोगे पॉजिटिव।
आंसर जो भी है आपका सी आंसर। यूनिवर्सल डोनर की बात करें अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, ये कुछ रामायण बेटा, अरे ऑनलाइन वाले कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑनलाइन वाले थोड़ा मैं स्पीड लेके चल रहा हूं, पूरी मैंने क्लास अपने उसमें ऐप पर या यूट्यूब पर अपनी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लास है मैंने वहां पर अच्छे से बता रखी है, ठीक है ना। अगर पढ़ रखी है तो ये समझ में आ गए नहीं स्पीड से, पहली बार बैठोगे तो पता नहीं क्या चल रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कंफ्यूज होता है और जिंदगी भर रहेगा। और इतना इजी वे में है, हर चीज को अगर इजी करके पढ़े होते हो ना। ये सुनील बोला सर काफी सालों की टेंशन खत्म कर दी ब्लड ग्रुप की। तो सुनील जी बेटा अच्छे है ना, हर चीज अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीज अपना आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीजें टफ होती है, टफ कुछ नहीं होती है, होता है तो अपना माइंड सेट, कि आपने माइंड सेट कैसे बना रखा है। टॉपिक उठाने से पहले ही सोच लेते हैं ये तो ब्लड ग्रुप है, आज तक याद हुआ नहीं तो आज क्या होगा, तो वो होता भी नहीं है। तो सर यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो आपका सर आया ए बी पॉजिटिव। और अगर क्वेश्चन पूछे सर यूनिवर्सल डोनर, तो डोनर आपने इस इमेज से देखा होगा सर, ओ आ रहा था, सबको खून दे रहा था, कौन सा ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सर आपको वहां पर करना है ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। यह शिवांशी जी आपका ब्लड क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहां से आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, यहां से आंसर सी रहेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं सर, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पीआरबीसी, है ना। मैं पीआरबीसी का एक बार सबका ही स्टोरेज टेम्परेचर याद कर रहा हूं, पूरा आपका ब्लड ही खत्म हो जाएगा। जो नॉर्मली कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, वो 4-5 टाइप के अपन कंपोनेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट अपन पीआरबीसी पढ़ते हैं, पैक्ड रेड सेल ब्लड बोलते हैं। सेकंड अपन सर होल ब्लड पढ़ते हैं, होल ब्लड के अंदर सब कुछ चीजें होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स, जिसमें ओनली प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा नहीं होता है यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है एफएफपी, जिसको अपन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं। और एक आता है सर क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट। यह 4-5 टाइप के ब्लड कंपोनेंट होते हैं। अगर इन 4 टाइप्स की अपन बात करें, ठीक है ना, तो जो स्टोरेज टेम्परेचर की बात करता हूं तो पीआरबीसी और उसके लिए 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये दोनों के लिए सेम होगा, क्यों, जिसमें आरबीसी आती है प्रायोरिटी आरबीसी को दोगे। सर यहाँ भी आरबीसी और उसके अंदर भी आरबीसी ही होती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आरबीसी भी होगी। तो जहां आरबीसी की बात आती है ऑलवेज 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लड को ठंडा रखना होता है। अगर प्लेटलेट्स की बात आए, आपको रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, रेंज पूछे आपको 2 प्लस माइनस कर लो, 20 से 24, उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि एसी का तापमान अपन इतना ही रखते हैं। याद हो गया आपको, ठीक है। बात आती है सर एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट की। तो एफएफपी को अपन रखते हैं -40 डिग्री पे। कितने पे, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, -40 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस, अरे बता दो बेवकूफो, -40 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस। मैं फ़ारेनहाइट लिखूंगा, अगर आप फ़ारेनहाइट बोलते मैं सेल्सियस लिखता। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी का ऐसा तापमान -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक ऐसी वैल्यू जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है, वो होता है -40 डिग्री। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में होता है। इसलिए तो अपन टेम्परेचर की उसमें फॉर्मूले में +32 और -32 ऐड करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी आ चुका है एग्जाम में, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है बर्फ यहाँ जमता है 0 डिग्री पे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। एक होता है उसका उल्टा बॉइलिंग पॉइंट, जहां पानी गर्म होता है, उसको बोलते हैं सर, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री जो राजस्थान में तापमान होता है उसका डबल। अपने यहाँ पर पारा कितना पहुंचा सर, 50 डिग्री, डबल कर लो, जिस दिन अपना पारा 100 पहुंच गया अपन जल जाएंगे। अभी भी जल रहे हैं 50 पे भी, तो 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बात करें 212 होता है, सॉरी फ़ारेनहाइट में ना, ये कुछ तापमान के हैं। 0 इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 इक्वल टू -40, है ना। और दूसरा जैसे 37 पे आते हैं तो इसका मतलब होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार एग्जाम में 40 डिग्री का पूछते हैं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखा करो, संख्या है ना, कई बार पूछी जाती है। यस, चलो यहाँ से अपन आगे बढ़े। सर उसका तापमान इतना हो गया, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आपका मन मर्जी करे यहाँ से लिख दो। सर स्टोरेज टेम्परेचर हो गया। उसके बाद कई बार आपको है ना पूछ लेते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आपको आरबीसी का वॉल्यूम सर 250 ml करना है।
होल ब्लड का वॉल्यूम आपको 350 प्लस 49 और 450 प्लस 39 रेंज मिला करके सिर्फ 500 होता है, और ये होता है 400, सॉरी ये आपका 400 होता है और ये सिर्फ 500 होता है। एग्जैक्ट चांस 400 करोगे होल ब्लड का, ठीक है। दूसरा अगर प्लेट्स की बात करें सर, उसका वॉल्यूम होता है सर, आरडीपी का पूछे 50 ml होता है, एसडीपी का पूछे 2 टाइप की होती है सर, 250 ml होती है, 250 ml। आरडीपी का मतलब रैंडम डोनर प्लेट्स, एसडीपी का मतलब सिंगल डोनर प्लेट्स, ठीक है ना। और बाकी एफएफपी का भी सेम टू सेम 250 होता है, और क्रायो का 10 से 20 ml होता है। या तो आपकी उसकी स्टोरेज सॉरी वॉल्यूम की बात हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा सर, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पीआरबीसी कितना करोगे सर, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से गलत करने की नौबत नहीं आएगी आपको। यस, नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ से ट्रांसफ्यूजन टाइम कई बार पूछ लेते हैं कि कितने सेकंड में, मिनट में, आवर में उसको ट्रांसफ्यूज करोगे। तो जहां आरबीसी की बात आती है 2 to 4 आवर, जहां सर आरबीसी की बात आती है सर, यहाँ पर तो आरबीसी 2 जगह पर है, तो दोनों को अपन 2 to 4 आवर करेंगे सर। ट्रांसफ्यूजन टाइम मिनिमम 2 नहीं है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ से आपको 4 आवर करने हैं। अगर आप 4 आवर से ज्यादा करोगे तो क्या कहलाएगा, लेट या डिले। अगर आपने 4 जगह की 5-6 आवर में पूरा कर दिया, कौन सा कॉम्प्लिकेशन, लेट या डिले, डिले कॉम्प्लिकेशन कहलाएगा। डिले कॉम्प्लिकेशन क्रिएट क्या हो सकता है उसकी वजह से, सेप्टिसीमिया, ब्लड गर्म रहेगा, बैक्टीरिया पनपेगा, बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा तो सेप्टिसीमिया होता है। तो डिले कॉम्प्लिकेशन इज सेप्टिसीमिया। लेट कॉम्प्लिकेशन इज आयरन ओवरलोड, लेट आयरन ओवरलोड है, और डिले सेप्टिसीमिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो बेटा ये आगे सब 15 से 30 मिनट में पूरे करने होते हैं। आई थिंक ये भी याद हो गया। जिसमें पीआरबीसी है, होल ब्लड और पीआरबीसी 2 से 4 आवर है, बाकी जितने भी आपको 15 से 30 मिनट में पूरे करने होते हैं, ठीक है ना। कई बार क्रायो का पूछते हैं कि सर क्रायो प्रेसिपिटेट किस काम में आता है, आंसर करोगे सर हीमोफीलिया। क्या आंसर करोगे सर, हीमोफीलिया के अंदर ऐसे पेशेंट को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाएंगे, सॉरी ब्लड कंपोनेंट लगाएंगे, आंसर करोगे सर क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुट हुआ है, क्रायो किस में यूज करते हैं या ये किस में करते हैं, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। सर उसमें होता क्या है सर, फैक्टर 8 और 1, फैक्टर 8 और फैक्टर 1 होता है क्रायो प्रेसिपिटेट। फैक्टर 8 का नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए होता है, और 1 फाइब्रोजन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर उसमें काम करते हैं। क्योंकि हीमोफिलिया में फैक्टर 8 की कमी होती है, इसलिए सिर्फ फैक्टर 8 ही देंगे। ये जो आपका एफएफपी और क्रायो को अपन स्टोर रखते हैं 1 आवर तक मिनिमम, 1 ईयर तक उसको सेव रख सकते हैं। स्टोरेज ड्यूरेशन, स्टोरेज टाइम एफएफपी का और क्रायो का। प्लेटलेट्स का जो स्टोरेज टाइम होता है बेटा वो 5 दिन ही होता है। कितना होता है, 5 दिन ही होता है। होल ब्लड का मैंने आपको 5 वीक बताया था, 5 वीक 35 डेज। पीआरबीसी का मैंने आपको 5 वीक बताया और 6 वीक भी बताया है। अगर सीपीडीए है तो 5 वीक है, अगर सैगम है तो 6 वीक है। प्रायोरिटी हमेशा 6 वीक को देनी है। 42 डेज तक आरबीसी को अपन स्टोर रख सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट बड़े आगे, हाँ मैं समझा नहीं, जोर से बोलो सर। अच्छा थ्राविंग, थ्राविंग बोलते हैं उसको। इसका मतलब जो आपका एफएफपी और क्रायो प्रेसिपिटेट होता है ये बहुत ठंडा होता है, -80 पे रखते हैं 1 मंथ के लिए, बाकी के 11 महीने के लिए -40 पे रखते हैं। एनक्लेक्स के अंदर उसका आंसर -20 देर का पहले बता रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे। एफएफपी और क्रायो का आंसर एनक्लेक्स के अंदर -20 देर का है। मैं बता रहा हूं सर -40 पे रखते हैं, स्टार्ट के अंदर तो -80 पे रखते हैं 1 मंथ के लिए, बाकी के 11 महीने -40 पे रखेंगे। क्यों, जो वहां बाहर जो एनक्लेक्स है बाहर का राइटर है तो वहां पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड -40 के बराबर होता है। अपने इंडिया के अंदर तो तापमान कितना है, ये गर्म कंट्री में आता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अपन ज्यादा ठंडा रखते हैं उस चीज को, इसलिए -40 करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो -40 ऑप्शन में नहीं है तो -20 जाएगा फिर आपका, समझे ना। यस, तो जब आप इतने -40 या -80 पे कोई प्लाज्मा, प्लाज्मा को बोलते हैं अपन एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट रखा होता है, वो लिक्विड इतना ठंडा होता है कि बाहर आते लगाओगे कैसे, वो तो एक पत्थर होता है। क्या पत्थर आईवी सेट में आएगा, बीटी सेट में आएगा, क्या बॉडी में जाएगा, गर्म करना पड़ेगा, उसको पिघलना पड़ेगा। तो जो ठोस पार्ट प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के ठोस पार्ट को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं सर थाविंग, THAWING। क्या बोलेंगे, THAWING। सर ठोस प्लाज्मा को लिक्विड प्लाज्मा में कन्वर्ट करना,
थाविंग कहलाता है। एक बार अगर आपने थाविंग कर लिया, जो प्लाज्मा जमा हुआ था फ्रिज में, लगाने के लिए रेडी हो गए, अगर आपने लिक्विड बदल गया है, लिक्विड बदलने के 2 घंटे तक उसको यूज कर लो, 2 आवर्स तक यूज कर लो। 2 आवर्स तक यूज नहीं हुआ है वो डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, अब कोई काम का नहीं रहा है वो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं थाविंग, और यूज विद इन 2 आवर्स। चलो बड़े आ गए, ये ब्लड के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया आप लोगों को। सर टेम्परेचर तो सब जगह सेम ही होता है। बिट्टू बेटा मुझे लगता है कि तू राजस्थान से नहीं है बेटा, इसलिए बात फेंक रहा है कि बस सर टेम्परेचर हर जगह बराबर होता है। राजस्थान में आके देख ले तापमान क्या होता है। बहुत सारे एम्स के नर्सिंग ऑफिसर इस तापमान की वजह से छोड़ के चले गए। पहले बता रहा हूँ आप लोगों के फायदा है। आउट ऑफ राजस्थान के बहुत सारे क्या हुआ, अरे एम्स में एसी है ना, अब महीने में 18 दिन काम करना पड़ता, 12 छुट्टियां मिलती है, और 18 दिन काम करोगे, 6 घंटे काम करोगे, उसके बाद बाकी के 18 घंटे कहाँ वेस्ट करोगे आप? घर में एसी लगाओगे, रास्ते में एसी लगाओगे, हर जगह एसी लगाओगे, गाड़ी लाओगे, और बाकी लोग मार्केट जाओगे, रास्ते में सब एसी लगाओगे ना। इतना तापमान है, आउट ऑफ राजस्थान के परेशान होते हैं सिर्फ गर्मी की वजह से। राजस्थान बेटा इतनी गर्मी पड़ती है, ये मत सोचना कि सब जगह तापमान एक जैसा होता है। तो भारत एक गर्मशील देशों में आता है, गर्मी ज्यादा होती है भारत के अंदर अमूमन देखे तो बाकी देशों की तुलना में, ठीक है ना। बाकी मतलब काफी देशों में गर्मी भी होती है, काफी देशों में ठंडी भी होती है, तो पूरी दुनिया का तापमान एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे फालतू क्वेश्चन ना करें। नेक्स्ट सीपीडीए, जो अपन सीपीडीए मिलाते हैं, अपन किसमें मिलाते हैं सीपीडीए? सर ब्लड बैग के अंदर मिलाता आता है। कितना आता है सर? 14% मिला होता है। 14% का मतलब होता है अगर आप 350 ml भरोगे तो 49 ml लेना है आपको। अगर आप 450 ml ब्लड निकालते हो तो 63 ml ये अपन सीपीडीए लेते हैं। क्या फुल फॉर्म होती है सीपीडीए की? सिट्रेट दोनों होते हैं, कैल्शियम नहीं होता है सर। सिट्रेट फॉस्फेट भी होता है, डेक्सट्रोज या डायमिन्स, डेक्सट्रोज एडेनिन, आंसर ए करोगे, ठीक है ना। ये जो सिट्रेट होता है क्या करता है सर? कैल्शियम को बाइंड करता है, और कैल्शियम जानते हैं सर 4th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर्स पाया जाता है। ये नहीं आगे बढ़ेगा तो आगे जाकर आपका खून क्लॉट नहीं होगा, इसलिए ब्लड बैग में रखा हुआ ब्लड क्लॉट नहीं होता है। किसकी वजह से सर? सिट्रेट की वजह से। अगर ये सिट्रेट बॉडी में ज्यादा जाएगा, स्पेशली जब अपन मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन करते हैं या मैसिविटी करते हैं, मैंने कल बताया मैसिविटी, मोर देन 50% ब्लड लॉस इन 24 आवर्स, मोर देन 10 यूनिट ब्लड रिप्लेस इन 24 आवर्स, मोर देन 4 यूनिट ब्लड रिप्लेस इन 1 आवर। तीनों ही परिभाषा मैसिविटी की है। तो अपन मैसिविटी देते हैं तो पेशेंट के सिट्रेट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं सिट्रेट टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे? सिट्रेट टॉक्सिसिटी। ये जब सिट्रेट टॉक्सिसिटी आता है तो बॉडी का जो कैल्शियम है वो कम पड़ जाता है। इसी वर्ड को बोलते हैं अपन हाइपो, क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। नॉर्सेट 2021, नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन है। बीटी के बाद क्या देखने को मिलता है सर? हाइपोकैल्सीमिया। रेशनल ये रहा आपका। दूसरा एक और मिलता है, उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। दोनों में से क्या मिलेगा ऐसा नहीं होता है, फिर भी आप तो हाइपरकैलेमिया कर लेना, बाकी दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एक हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है सर? आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है। ये 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली सीन आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया, ठीक है ना। ये 4 चीजें होती है। तो सिट्रेट का फंक्शन बताया सर, ये क्या करेगा? कैल्शियम बाइंड करने में हेल्प करता है। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट मिलाते हैं ब्लड के अंदर? सिट्रेट मिलाते हैं। मैं तो बोलता हूँ पहले ये मिला होता है, बाद में ब्लड मिलाते हैं, ध्यान देना, ब्लड भरने के बाद ये नहीं भरते हैं, ठीक है। फॉस्फेट और एडेनिन ये एटीपी को जनरेट करने में काम करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। और ग्लूकोज खुद एनर्जी होता है, ये आरबीसी को एनर्जी देने का काम करता है। इसी प्रकार से सीपीडीए यूज करते हैं, ठीक है। बड़े आगे यहाँ से। अरे ऑनलाइन वाले कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ही तुक्के मारे जा रहे हो आप? नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन वाले को है ना, पता नहीं ऑनलाइन वाले कभी आते हैं कभी जाते हैं। यस प्रगति, अरविंद सिंह, मोहसिन्स, ऑल इज क्लियर, सब कुछ ठीक चल रहा है? कुछ फंडा समझ में आ रही है? अभी तो अपनी क्लास शुरू हुई है फंडा की। अभी तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहला रेशनल बता रहा हूँ, उसके बाद देखना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने बढ़ेंगे आप खुद थक जाओगे। सर कैसे पढ़े क्या पढ़े, बस पढ़ते रहिए। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना भी रेशनल समझने की जरूरत आपको नहीं है, इसलिए मैंने आपको 500 क्वेश्चन का टारगेट दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 5 नंबर आ रहा है, प्रायोरिटी मेथड यूज टू प्रिवेंट बैड सोर इन ए पेशेंट। कोई पेशेंट है उसके अंदर बैड सोर रोकने के लिए आप क्या प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पर यूज करेंगे? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, ठीक है ना।
ऑप्शन देख ले 1 मिनट के लिए, पानी पी लेते हैं। यस, आंसर आप काफी बच्चे दे रहे हैं और लगभग लगभग बेटा सही भी है ना। और अभी थोड़ा मैं ध्यान ज्यादा मैं क्वेश्चन पे रहूंगा, है ना। देखो मोटिवेट भी जमाने में बहुत जरूरी है, इस टाइम पे बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बेटा इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट पे टाइम वेस्ट करूं। समझ जाओ, बस पढ़ना है एक ही वर्ड में। 1 घंटे की क्लास लूंगा, उसका मतलब भी वो निकलेगा कि सर ने पढ़ने के लिए बोला है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले तो कैसे भी करके खुद को मोटिवेट रखिए एग्जाम तक। यही टाइम होता है जहां बच्चे अपने हथियार छोड़ देते, पहले बताओ मैं बस, यही वो टाइम है, यहां थक जाएंगे सर 1 साल से पढ़ रहे हैं, अब नहीं पढ़ा जाएगा हमसे। यही वो टाइम होता है जो आपने भले 11 महीने नहीं पढ़ा है और 1 महीने पढ़ लिया, बेड़ा पार है, देख लो बाप। ठीक है ना, सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान दे दो बस आप। ठीक है ना, हलवा बना बनाया मिल रहा है, खा लो आप तो बस। कैसे बनता है हलवा? नमक से बनता है, छोड़ दो, हाँ बनता है तो बनता है। ठीक है ना, ये वाला टाइम है आपका। ठीक है, यस। तो बैड शोर को रोकने के लिए अपन क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं सर? असेस हाई रिस्क पेशेंट फॉर बैड साइड, पेशेंट को असेस करना, हाँ ये भी उसका है। चेंज पोजीशंस एवरी 2 आवर्ली, ये भी कॉमनली है। मसाज द प्रेशर पार्ट ऑफ द प्रोमिट, ये तो बड़ा कभी नहीं करना जिंदगी में, ध्यान देना। आजकल मेरे हिसाब से मसाज वाला अगर कैसे क्वेश्चन आ जाए ना, ध्यान देना, तो 99% तो गलत ही है मसाज किसी भी केंद्र। आजकल तो IM SC ID किसी इंजेक्शन पे भी मसाज नहीं करते, ध्यान देना। तो मसाज वाले को मेरे हिसाब से तो पहले मत सोचना कि मसाज करेंगे। हाँ कुछ और भी नहीं मिल रहा है ना लास्ट में कि मसाज वाला ठीक लग रहा है, अलग बात है, वरना नहीं करना मसाज वाला तो। ठीक है ना, यूज एप्रोप्रिएट प्रेशर रिसीविंग डिवाइस, ये भी आपको यूज करने हैं। इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं सर? एयर मैट्रेस आते हैं, वाटर मैट्रेस आते हैं, एक आपका वो गोल गोल क्या बोलते हैं उसको, डोनट, है ना, डोनट यूज कर सकते हैं उससे। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी क्या बोलता है प्रायोरिटी बेटा, वो होता है आपका पोजीशन चेंज करना होता है एवरी 2 आवर के अंदर। ठीक है ना, और अगर पेशेंट का पूछे कि पेशेंट चेयर रिडन है, ऐसा पेशेंट जो कुर्सी पे बैठा रहता है, एक देखा होगा आपने, रमेश नाम था, क्या नाम था उसका, मुन्ना भाई MBBS में, वो कुर्सी पे बैठा था पूरे दिन भर, आनंद भाई शायद, आनंद भाई एक बार बोला भी था, है ना, वहाँ मुन्ना भाई, वो आनंद भाई था। वो पेशेंट चेयर रिडन था, वो कुर्सी बैठ रहा था, तो कुर्सी वाले पेशेंट कर पूछ ले माना कि तो आपको 15 मिनट में पोजीशन चेंज करनी है। अब दिमाग में लगाना सर उसकी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, करनी है 15 मिनट में जो भी होती है। ठीक है, यस। तो इसका आंसर आपका भी रहेगा। ये कुछ आपके तो ये भी यूज करना, लेकिन प्रायोरिटी देखो आंसर क्या होगा, ये वाला। पहला क्वेश्चन भी गलत नहीं है सर, असेस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉर, ये भी आपको देखना है। उसके लिए एक असेसमेंट टूल होता है, किसी को पता है कि व्हाट इज द असेसमेंट टूल फॉर बेड शोर? असेसमेंट टूल क्या होता है? बेड शोर की रिस्क को पता करने के लिए कि रिस्क कितनी है किस पेशेंट का है। एक स्केल होती है, उसको बोलते हैं ब्रेडन स्केल। क्या बोलते हैं? ब्रेडन स्केल। ये दोनों ने दी थी, एक का नाम था सर बारबारा ब्रेडन। क्या नाम था? बारबारा ब्रेडन। एक साथ में और था नैन्सी ब्रेगस्ट्रम। बारबारा ब्रेडन और नैन्सी ब्रेगस्ट्रम, शायद दोनों मियां बीवी लग रहे हैं नाम से। तो मियां ने बोला कि बीवी का नाम नहीं चलने दूंगा, नाम मेरा ही रहेगा, इसलिए उसका नाम दिया सर ब्रेडन स्केल। ठीक है ना, ये बेड शोर को से उसके अंदर बेटा 6 कंपोनेंट है, मैंने अच्छे से लगा रखी है, क्लास देख लेना एक बार, है ना। टोटल 6 कंपोनेंट। मैक्सिमम स्कोर की बात करें बेटा 23 होता है, और मिनिमम स्कोर की बात करें तो 6 होता है। मैक्सिमम 23 होता है और मिनिमम 6 होता है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े आगे। यस, वेरी गुड बेटा, शानदार, बहुत क्या बात है, ऑनलाइन वाले तो बहुत होशियार लग रहे हैं मुझे तो। ठीक है ना, 1987, यस बेटा, वेरी गुड, शाबाश, है ना। उसका जो सन की बात करते हैं वो सन क्या है सर? 1987। याद करो सर, दोनों ही पागल थे, दोनों ही झगड़ रहे थे, इसलिए 1987 के अंदर मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, पागलों वाला आया था 1987 में। याद करो सर, दोनों लोग पागल थे। ठीक है, एक 1986 में वो आया था, 1 साल पहले, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, 1 साल पहले। उसके 12 साल बाद 1998 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आया था, वो उसका ही पार्ट है, इन्वायरमेंटल हेल्थ एक्ट का पार्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल अगर नाम से आता है 1998 करोगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है 12 साल बैक से ले जाओ आप, 1986 करोगे। ठीक है ना, पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, 12 साल बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर पार्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट्स, वो आया 1998 के अंदर। क्योंकि जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। और अभी उसका जो मिनिस्टर है, मंत्री है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, वो भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र पटेल मत करना, वो गुजरात का सीएम है। भूपेंद्र पटेल गुजरात का सीएम है, भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट का मिनिस्टर है। पहले प्रकाश जावड़ेकर था, ठीक है, अभी भूपेंद्र यादव। चलो नेक्स्ट, compensatory mechanisms of body used to increase body temperature in the conditions of हाइपोथर्मिया। जब पेशेंट को ठंड लगती है, हाइपोथर्मिया होता है, तो कैसे अपने आप को गर्म करने के लिए पेशेंट खुद मरीज या पर्सन कोशिश करता है सर? क्या ऑक्सीजन ऑफ फूड? ये ऑक्सीजन ऑफ फूड का मतलब होता है इससे गर्मी बनती है, ऑटोमेटिक बनती है, ठीक है ना। और आपकी बॉडी की 10% एनर्जी यहां से बनती है। कितनी बनती है? 10% ऑक्सीजन फूड से बनती है, अलग अलग होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की, लेकिन इससे कोई कंपनसेटिंग नहीं होती, हमेशा बनती रहती है। दूसरा है आपका रेडिएशंस, ये तो हीट लॉस का मैकेनिज्म है, जहां से मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा 60% जो हीट लॉस होती है वो सर रेडिएशन से होती है, सबसे ज्यादा हीट लॉस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, स्वेटिंग्स, जो पसीना आता है वो बेटा आपका टेम्परेचर कम करने की टेक्निक है, टेम्परेचर कम करता है सर स्वेटिंग। तो एक स्वेटिंग का बेटा मैं किस्म और बताऊं, जैसे उसको डायफोरेसिस भी बोलते हैं। एक ही नाम है सब, स्वेटिंग, डायफोरेसिस या पर्सपायरेशन। ध्यान देना, अगर यहां से क्वेश्चन आता है कई बार इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, और कंफ्यूज होने का कारण भी यही बनता है कि कहीं सा खुला लिखा हुआ नहीं होता है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि जब भी बॉडी में से अगर ओनली वाटर बाहर जाता है, और जब स्वेटिंग होती है तो ओनली वाटर बाहर जाता है, ओनली पानी बाहर जाता है, ओनली वाटर। किस कंडीशन में सर? एक तो डायफोरेसिस कंडीशन में सर, एक कंडीशन और होती है यहां पर आपका रेस्पिरेशंस। अगर आपका रेस्पिरेशन बढ़ गया है, मतलब हाइपरवेंटिलेशन बोल दो, मैं टेकी पनिया बोल दो, या कुछ भी वर्ड यूज कर लो, ठीक है ना। तो ज्यादा सांस लेने से आपकी गर्म हवा बाहर जाएगी, तो उसमें थोड़ा ना सोडियम बाहर जाएगा, ओनली पानी बाहर जाएगा। तो सर पसीना और एक्सपिरेशंस, रेस्पिरेशंस है ना, उन दोनों के अंदर सिर्फ भाप बाहर निकलती है, ठीक है ना, पानी बाहर निकलता है। और जो बॉडी का कंसंट्रेशन होता है सर वो बढ़ जाती है, पानी कम पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ रहेगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, ईएसआर कम पड़ जाएगा। जब बॉडी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और बॉडी की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है सोडियम पर, मेनली पूछे ऐसा एक नाम बताओ जो बॉडी की कंसंट्रेशन को लेकर चलता है, आंसर करोगे सोडियम। क्योंकि जो बॉडी की ऑस्मोलिटी का फॉर्मूला होता है, याद है? भूल गए? क्यों याद करोगे, थोड़ा ना एग्जाम में आता है सर। 2 इंटू सोडियम, सोडियम का सीधा डबल कर लो आपको, फिर यहाँ पर प्लस करते हैं, दो चीजों को ब्रैकेट में कर लो, दोनों को जोड़ेंगे फिर प्लस करेंगे, दोनों में से आपको जोड़ने का सर ग्लूकोज होता है। क्या होता है सर? ग्लूकोज। ग्लूकोज में अपन भाग देते हैं 18 का, और साथ में देंगे BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसमें 28 का भाग देंगे, पॉइंट लगा देंगे 2.8। याद हो गया सर? 2 इंटू सोडियम, फिर जोड़ना है दो चीजों को कंबाइन करके, ग्लूकोज में 18 का भाग, BUN में 28, डॉट लगा दो, 2.8 हो गया। याद करने का तरीका, ठीक है ना। तो ऑल ओवर जब अपन गुना भाग करके निकालते हैं, आपको नॉर्मली पता है सर बॉडी में सोडियम 140 होता है, 135 से 145, मैंने 140 मान लिया, इंटू 2 कर लिया, आंसर 280 आ गया, इतना आएगा, ठीक है। दूसरा बात, ग्लूकोज बॉडी में 80, 90, 100 होता है, 100 होता है ना, मैंने 100 मान लिया, चलो मैं 90 मान लेता हूँ, गुना भाग ठीक रहेगा मेरा। नॉर्मल हेल्दी बॉडी का इतना रहेगा ना, 90/18 कर दिया, आंसर कितना आया? 5 आया ना, 90 में 18 का भाग दो 5, 280 यहां से आ गया और 5 आ गया, ठीक है। BUN आपको पता है सर 8 से 25 होता है, मैंने 15 मान लिया राउंड फिगर में, 2.8 का 15 भाग दो, आंसर लगभग 5 ही आएगा, यहाँ पर भी 4 या 5 ऐसा कुछ आएगा जो भी है ना। तो 5, 5, 10 और 80 सर 290 आंसर आ गया। ये 290 क्या है सर? मिली मोल पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कॉमनली ये बोलते हैं सर। तो नॉर्मल आपको पता है कि जो ब्लड की ऑस्मोलेटी होती है, ब्लड की ऑस्मोलेटी अपन कितना पढ़ते हैं सर? 275 से 295 मिली ऑस्मोलेटी पर लीटर, ये फॉर्मूला होता है। ये सर कहां से आता है सर? ये यहां से आता है, ये देख लो 290 आ गया। अब बोलो, अगर किसी पेशेंट का सोडियम बढ़ गया, माना कि किसी पेशेंट का सोडियम 145 है,
किसी पेशेंट का सोडियम 145 है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 145 × 2 कर लो, कितनी होगी सर? तो 290 तो ऐसे ही पहुंच गई। तो कहने का मतलब पानी बाहर जाएगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मैंने डिपेंड करती है सोडियम पे, उसके बाद ग्लूकोज पे। यस, तो यहां पर जो अब क्वेश्चन आपका क्या था, पता नहीं कहां से लगे बन। यस, हाइपोथेरेमिया को कंपनसेटरी मैकेनिज्म करने के लिए आपका आंसर आएगा सर वो सीवरिंग होता है। क्या होता है? सीवरिंग। अब कई बार इस सीवरिंग का घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पीडियाट्रिक में पूछा जाने लगा है कि जो न्यूनेट होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, वो न्यूबॉर्न पैदा होते ही हाइपोथर्मिया में क्यों जाते हैं सर? क्यों जाते हैं? उसको हम ब्लैंकेट से कवर क्यों करते? तो एक कारण सर ये भी होता है कि बच्चे के अंदर सीवरिंग नहीं होती है, सीवरिंग मैकेनिज्म एब्सेंट होती है, बच्चे सीवरिंग नहीं कर पाते, खुद को गर्म नहीं कर पाते, इसलिए न्यूनेट मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। इसलिए आपने देखा होगा जहां पर लेबर रूम होता है, बच्चे पैदा होते हैं, इस वार्ड का रूम भी 26-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। यह आपको प्री ऑप में शायद बता दिया होगा सर ने, 26 से 28। इसके बाद नॉर्मल आते हैं सर 22 से 24, ये नॉर्मली वार्ड का होता है, एवरी वार्ड। उससे 2 और कम कर दो सर, 20 डिग्री बात करें तो सर आईसीयू का होता है, सर 18 डिग्री बात करें तो ओटी का होता है। ये कुछ नॉर्मली तापमान होते हैं 18, 20, 24 और 26, ठीक है ना, कारण यही होता है। तो आंसर यहाँ पर बेटा अपना स्वेटिंग हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ से बोलो क्या विचार नहीं है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपके सामने। मेथड यूज फॉर O2 इनहेलेशन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। नॉर्मल जो एनेस्थीसिया लगाते हैं उस समय कौन से मेथड से अपना ऑक्सीजन देंगे? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पीआरबी, एनआरबी, उसको शॉर्ट में अपन पीआरबी बोलेंगे, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क, उसको बोलते हैं एनआरबी। दोनों को पहचानने का तरीका, ये दोनों ही आपको पीआरबी और एनआरबी दिखते हैं, ऐसे ही होते हैं। इसमें बैग लगा होता है और एक मास्क होता है, सिंपल फेस मास्क। दूसरे की खासियत ये होती है कि ज़्यादातर नॉन रीब्रीथिंग मास्क आता है, ये वाल्व बंद होते हैं और मुझे शायद बंद लग रहे हैं, ये देखो उसके ऊपर कुछ कैप लगी होती है, तो जिसके ऊपर ये क्लोज वाल्व होते हैं, इसे क्लोज वाल्व वाले का आंसर आपको ऑलवेज एनआरबी करना है। ये जो व्यक्ति होता है ये यहाँ से सांस नहीं ले सकता, इसलिए नाम दिया मैंने नॉन रीब्रीथिंग मास्क। ये ओनली ऑक्सीजन उसको यहाँ से मिलेगी और बैग से मिलेगी, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन नहीं मिलती है, सिर्फ बाहर जा सकती है, यहाँ से आउट तो होगी, इन नहीं होगी, तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 जगह से मिलेगी। जबकि पीआरबी के अंदर, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क के अंदर ये वन वे वाल्व नहीं होते हैं, यहाँ पर इसमें वन वे वाल्व होते हैं, किसके अंदर? एनआरबी के अंदर, इसलिए ऑक्सीजन 2 जगह से मिलती है। पीआरबी के अंदर वन वे वाल्व नहीं होते, बस सिर्फ ये हटा दो पर्दा, तो पेशेंट जब ऑक्सीजन लेगा तो सिर्फ बैग से भी आएगी, ट्यूब से भी आएगी और एनवायरमेंटल की ऑक्सीजन भी मिलेगी। इसलिए जब एनवायरमेंटल की ऑक्सीजन आती है ना तो उसमें हवा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन 21% ही होती है, इसलिए पेशेंट को 90% तक ही मिलती है। और जब आपने ये हवा ही बंद कर दी, सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑक्सीजन दे दो, इसलिए प्योर ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब आप ये वाल्व बंद करोगे। नॉन रीब्रीथिंग के पेशेंट इसके अलावा कहीं ब्रीथिंग नहीं कर सकता, तो नॉन रीब्रीथिंग ऑलवेज प्रोवाइड 100% एनआरबी O2 या हाईएस्ट कंसंट्रेशंस। अगर आपकी बात करें जिसका FiO2 100% हो, ऐसा कौन सा मास्क है? आंसर करोगे सर एनआरबी। पेपर दिया होगा नॉर्सेट 2021 में, यही क्वेश्चन था। हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस में देखने को मिलती है? एनआरबी के अंदर। उसका जो फ्लो रेट होता है एनआरबी का सर वो 10 से 15 लीटर पर मिनट होता है, और FiO2 होती है सर वो 60 से 100% होती है। जबकि आपकी पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क करे तो जो उसका सर FiO2 होता है सर वो 60 से 90 तक ही होता है। जबकि उसका जो फ्लो रेट की बात करें सर उसका फ्लो रेट होता है अपना 6 से 15, 6 से 15 है, उसका 10 से 15 है। लेकिन जरूरी आपकी चीज क्या है? FiO2। एक में 90% तक ऑक्सीजन मिलेगी, एक में 100 मिलेगी। जो 100 मिलेगी उसका नाम एन से है, नॉन रीब्रीथिंग मास्क। पहचानने का तरीका ये आपको ध्यान से देखने हैं, यहाँ पर ये हॉल होंगे, अगर हॉल खाली दिख रहे हैं पीआरबी है, हॉल को बंद कर दिया, वाल लगा दिया, पर्दा लगा दिया, एनआरबी हो गया। हाईएस्ट कंसंट्रेशन, आंसर एनआरबी। अब क्वेश्चन आता है हाईएस्ट एक्यूरेसी। समझना, इतने से पॉइंट में गलती कर दोगे आप। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ऑक्सीजन का डिवाइस है जिससे अपन हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में ऑक्सीजन दे सकते हैं, एकदम एक्यूरेट, बोला कि 2 लीटर तो 2 लीटर ही जाएगी, उससे ऊपर तो जा नहीं सकती,
कम जा सकती है, हालांकि कम तो रखोगे तो कम जाएगी, ऊपर नहीं, कितना भी फुल कर लो आप 2 लीटर ही जाएगी, 4 लीटर ही जाएगी, 6, 8, 10 ऐसे ही जाएगी। उसका नाम होता है वेंचुरी मास्क। तो जहां एक्यूरेसी का वर्ड आता है, हाईएस्ट एक्यूरेसी कौन देगा, आंसर करोगे सर वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क को अपन वेंटी मास्क भी बोलते हैं, एक नाम और है उसका एयर एंटरटेनमेंट मास्क। वेंटी की खासियत क्या होती है सर, उसमें बैग नहीं होता है, बैग की जगह कलर कोडिंग होती है। क्या होता है, बैग की जगह कलर कोडिंग होती है। अब जो कलर कोडिंग होते हैं सर वो 6 कलर कोडिंग होते हैं। एम्स दिल्ली नॉर्सेट 2020 का क्वेश्चन था, ग्रीन कलर वाला, 2020 का इमेज बेस बता रहा हूं मैं आपको, यहां से इसी वेंचुरी मास्क से क्वेश्चन पुटअप हुआ है आपका, बिल्कुल इजी वे में। कलर आपको याद करने का तरीका, सबसे पहले सर ब्लू कलर होता है, ब्लू के बाद आपको व्हाइट कलर होता है, ठीक है ना, बीवी का नाम याद कर लो, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। उसके बाद आपका आता है ऑरेंज कलर, और उसके बाद 3 कलर ट्रॉपिक लाइट के याद कर लो, येलो, रेड, ग्रीन। ऑरेंज के जो लगभग सेम कलर कौन सा होता है, येलो होता है, मतलब मिलता जुलता है। उसके बाद रेड कलर होता है, लाइट बंद होगी और लाइट शुरू होगी। ये 3 आपके ट्रॉपिक लाइट के नियम है, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज है। अगर ब्लू कलर, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले ये यहाँ लगे होते हैं, ये वाले देखो यहाँ लगा हुआ, ये 6 आगे छोटे मोटे। इनकी खासियत क्या है, उसमें हॉल की साइज छोटी मोटी होती है बस। ये जो आपको हॉल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हॉल एक में छोटा होगा एक में बड़ा होगा, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले सर ये सबसे छोटा हॉल है, ये बड़ा है, ऐसे सबसे बड़ा है। ब्लू कलर वाला जो होता है आपका वेंचुरी मास्क, उसमें अपन 2 लीटर पर मिनट तक फ्लो रेट से ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट कंटिन्यू 4, 6, 8, 10 और 15, 10 के बाद डायरेक्ट 15 पे जंप मारोगे, 2, 4, 6, 8, 10, 15। FiO2 की बात करें आपको तो सर 24 से शुरू करते हैं। ये तो आपका फ्लो रेट हो गया है। अगर FiO2 की बात करें तो ब्लू कलर से अपन 24% तक जाएगी है, व्हाइट से 28, उसके बाद 32 आता है, लेकिन एग्जाम में कोई 32 नहीं मानता है, हर बुक के अंदर 31 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। मैं भी 31 ही पढ़ाऊंगा, है ना 4 से। फिर यहाँ 36 आता है, लेकिन ये लोग 35 ही मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं, अपन भी रट लेंगे इस चीज़ को। और फिर 40 और फिर 60। तो कहने का मतलब आपको वेंचुरी का आपको अगर फ्लो रेट पूछे कैसे उसका ऑल ओवर फ्लो रेट कितना होता है, तो आपको 2 से 15 करना है या नहीं है, 2 से 15 ये देख लो। बहुत सारी बुक 4 से 15 मानती है, मैं पहले बता दो आपको कि बुकों की गलतियां क्या हैं। बहुत सारी बुक मानती है वेंचुरी का फ्लो रेट 4 से 15, और मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ब्लू कलर का होता है उसे 2 ही जाती है, तो 2 से 15 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। FiO2 की बात करें कहाँ से कहाँ तक है देख लो, तो 24 से लेकर 60 तक होती है। तो अगर FiO2 पूछे आपको वेंचुरी का 24 से 60% तक ही जा सकती है, लेकिन एक्यूरेट जाएगी, इतनी तो इतनी ही जाएगी, इस बात की एक गारंटी लेता है। एक्यूरेसी बात है, आंसर वेंटी करोगे। तो जनरल एनेस्थीसिया में आपको एक्यूरेट ऑक्सीजन जानी पड़ती है। क्या जानी पड़ती है सर, एक्यूरेट। अब आंसर बताओ क्या करोगे, सी वेंचुरी मास्क से अपन देंगे, गलती नहीं करोगे। यहां से COPD का अस्थमा का पूछे तो भी आपको वेंचुरी मास्क ही करना है। COPD और अस्थमा, नॉर्सेट 2021 का पेपर दिया, यही क्वेश्चन था। एक पेशेंट COPD का, कौन सा मास्क लगाओगे, नेजल कैनुला, नेजल प्रॉन्ग्स, अपना सिंपल मास्क, PRB, NRB, वेंचुरी। आंसर सर वेंचुरी करना है। COPD अस्थमा में क्या करोगे, वेंचुरी। वेंचुरी में कौन सा वाला कलर यूज करोगे बताओ, ब्लू वाला, ओनली ब्लू कलर फॉर अस्थमा COPD। तो वेंचुरी करोगे, वेंचुरी का ब्लू कलर यूज करना है। अगर ये ब्लू कलर या वेंचुरी ऑप्शन में नहीं है, आंसर नेजल कैनुला। कभी भी फेस मास्क नहीं लगाते हैं कैनुला और सॉरी COPD अस्थमा वाले पेशेंट का, फेस मास्क से कभी नहीं देना है। हाँ वो अलग कंडीशन है, अलग बात है, बाकी नॉर्मली किसी में आपको नहीं देना है। तो फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी करोगे सर कैनुला, नेजल कैनुला, ठीक है ना। और वो रेंज होती है सर वो 1 से 2 लीटर पर मिनट ही देते हैं, 1 से 2 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन देंगे, ठीक है उसको। और उसका जो सैचुरेशन मेंटेन करते हैं COPD अस्थमा वाले का पेशेंट का, वो बंद करते हैं सर 90%। कितना करेंगे सर, 90%। 2 कम ज्यादा कर लो तो रेंज आपके हो गई सर 80 से 92। हमेशा ऐसे याद किया करो, सर ने 90 बोला था, 2 कम ज्यादा, और वो उससे आपको मेंटेन हो जाएगी। हाँ उससे नहीं हो रही तो फिर हम बढ़ा सकते हैं। अगर इतना आ रहा है ये उसके लिए नॉर्मल है, अगर पेशेंट का इतना आ रहा है COPD वाला का है तो आप वो ऑक्सीजन मत लगाइए, छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है ना। अगर आपने ज्यादा ऑक्सीजन दे दी क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, वाई पेशेंट नॉट गिवन मोर ऑक्सीजन इन द COPD। तो यहाँ पर आंसर यही करना है सर, ज्यादा ऑक्सीजन देने से पेशेंट CO2 एबिसिल हो जाएगा,
आदत बन जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा आदत बन से उसका सेल्फ रेस्पिरेशन डेप्राइवेशन कम हो जाएगा। खुद जो ब्रीथ कर रहा है ना, वो खुद की ब्रीथिंग कम हो जाती है, क्यों ब्रेन को खुद ऑक्सीजन मिलती है, रेस्पिरेशन ऑलवेज डिप्रेस रहेगा। इसलिए सेल्फ रेस्पिरेशन मोटिवेट के लिए अपन ऑक्सीजन को एक लो लेवल पर रखते हैं ताकि पेशेंट मरे भी नहीं और ठीक भी हो जाए। वो लो लेवल ये होता है। बड़े आगे यहाँ से ऑनलाइन वाले, ऑल इज क्लियर, सब कुछ ठीक चल रहा है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा, मतलब मैं काफी कुछ थ्योरी भी साथ में लेके चल रहा हूँ, सिर्फ एमसीक्यू पे नहीं है। नेक्स्ट देख लो, ए पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल ऑन इंटरमिटेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन, नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट relative to monitor which of the following parameter closely in the patients। एक पेशेंट को इंटरमिटेंट टीपीएन, इंटरमिटेंट टीपीएन का मतलब होता है लगातार टीपीएन नहीं, कभी लगा रहे हैं कभी नहीं देते हैं, कभी लगा रहे हैं टीपीएन कभी नहीं दे रहे हैं। इसे टीपीएन के बेटा नॉर्सेट 2020 की बात कर रहा हूं, 5 एमसीक्यू थे 2020 में, 5 एमसीक्यू थे, एक ही टॉपिक से 2 पेज का मात्र टॉपिक है, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। 2 पेज का टॉपिक, 5 क्वेश्चन, 20 की बात कर रहा हूं, 2021 में एक ही था। 2022 में पता नहीं कितने आएंगे, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन 20 की तुलना में 5 क्वेश्चन थे, एक ही टॉपिक से, टीपीएन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ओनली आईवी लाइन से लगेगा। आईवी लाइन भी कौन सी सर? सेंट्रल लाइन। कहां से लोगे? सेंट्रल लाइन। अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस की बात पूछता है कई बार, तो ड्यूरिंग की बात करें आपको, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ये ऑप्शन में नहीं है, सेप्टिसीमिया जाएगा। क्या जाएगा सर? सेप्टिसीमिया जाएगा। अगर आफ्टर की पूछे कि टीपीएन के बाद क्या होता है, तो आपको करना है सर हाइपोग्लाइसीमिया। क्या करना है? हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए अपन एवरी 4 आवर शुगर चेक करते हैं, डाटा याद कर लो, 4 आवर आरबीएस चेक करेंगे, ठीक है ना, कितना कुछ आरबीएस आ रहा है, तो उसी हिसाब से इंसुलिन या ग्लूकोज देते रहेंगे। क्योंकि जो टीपीएन होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही होता है। क्या कंसेंट्रेशन होती है सर? ग्लूकोज सबसे ज्यादा होता है ना, 600, 900, 1800, 2000 मिली ऑस्मोलॉजिटी तक आता है। इसलिए पेशेंट को रिस्क रहती है सर सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियल ग्रोथ होने की, तो उसको सेंट्रल लाइन से देंगे, ठीक है। और क्या पूछा? आफ्टर हाइपोग्लाइसीमिया। इसी हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये उसको स्लो स्टॉप करेंगे और उसको बोलते हैं टैपरिंग मेथड, TAPPERING। कौन सी मेथड होता है सर? टैपरिंग। टैपरिंग मेथड का होता है कि 1 आवर पहले अपन आधा करेंगे, टीपीएन स्टॉप एकदम नहीं करते, नेवर टीपीएन स्टॉप सडनली, 1 घंटे पहले आधा करेंगे, फिर वापस आधा करेंगे, उसके बाद उसको कम करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, जैसे डायबिटीज मदर वाले बच्चे को होता है, मदर डायबिटीज है, उसका बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक मैक्रोसोमिया होता है। कारण क्या? ग्लूकोज खूब मिल रहा था, बाहर आने के बाद ग्लूकोज बंद हो गया, इंसुलिन का सिक्रेशन अभी भी हो रहा है, वो इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज को कम कर देता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम, टीपीएन मिल रहा था, ग्लूकोज मिल रहा था, अपना इंसुलिन ने सिक्रेशन बढ़ा दिया, जितना ग्लूकोज था उतना इंसुलिन काम से ही चल रहा था। जैसे आपने टीपीएन बंद कर दिया, इंसुलिन को सिक्रेशन कम होने में 1 आवर लग जाए, उसके बाद वो इंसुलिन कम करेगा, तब तक इंसुलिन ग्लूकोज कहाँ से खाएगा? ब्लड का ग्लूकोज बसा कुसा कम कर देगा, हाइपोग्लाइसेमिया। उसको रोकने के लिए एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो तरीका होता है वो अपन करते हैं सर डेक्स्ट्रो 10% पेशेंट को लगाएंगे उसके बाद भी हाइपोग्लाइसेमिया रोकने के लिए, ठीक है। और किसी क्या बोल रहा है? अब ऐसे पेशेंट को अपन क्या क्या चेक करेंगे यहाँ से? एक टीपीएन का कॉम्प्लिकेशन और भी होता है, वो आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ध्यान देना, क्या होता है? कोई मुझे बताएगा इसका नाम क्या है? 2020 का क्वेश्चन है। टीपीएन पेशेंट को देते हैं तब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, कुछ घटते हैं कुछ बढ़ते हैं, उसका मेडिकल नाम होता है, उसको बोलते हैं बड़ा रीफीडिंग सिंड्रोम। क्या नाम है? रीफीडिंग सिंड्रोम। उसमें आपका एक तो क्या होता है बेटा, सोडियम बढ़ता है और पानी बढ़ता है, बाकी सब चीजें कम होती है। सोडियम पानी बढ़ता है, बाकी फॉस्फेट कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, थायमिन कम होता है, थायमिन विटामिन B1, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, थायमिन, है ना, और ये सब चीजें कम होती है, सोडियम और वाटर बढ़ता है, ठीक है ना। कैल्शियम भी घटता है, एडिमा होगा पेशेंट को पानी बढ़ने से, उसको कॉमनली बोलेंगे बेटा रीफीडिंग सिंड्रोम्स। 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पैरामीटर पर चेक करेंगे? बॉडी टेम्परेचर एंड बीपी, बीपी एंड वेट, पल्स एंड वेट, टेम्परेचर एंड वेट। अब मुझे बताएगा क्या आप चेक कर सकते हो? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर और बीपी, देखो बीपी का कोई रोल तो है नहीं आपका, ठीक
ठीक है ना। दूसरा आपका बीपी एंड वेट, पल्स एंड वेट, टेम्परेचर एंड वेट। तो यहाँ पर मैंने बोला सर सेप्टिसीमिया एक तो होता है, ठीक है ना। तो सेप्टिसीमिया के लिए आप सीधा तो टेम्परेचर पे जाओगे, ए और डी में से कोई होगा, ए और डी में से होगा। अब ऐसे आंसर में हमसे तुक्का मार देना है, जब आपको ए और डी में डाउट है ना, मार दी तुक्का, जो भी हो देखा जाएगा, छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। क्यों सीडी तो वैसे आपका गलत हो गया है। अब बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे आप, डी को, वेट को। क्यों टीपी, वेट आएगा ना, बीपी नहीं बेटा, वेट आएगा, ठीक है। क्यों टेम्परेचर सेम हो गया, वेट इसलिए कि हम टीपीएन किसी देते पेशेंट खाने के लिए, तो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है घट रहा है, तो वेट जरूरी है ना। ऑल ओवर न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन की बात करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो टेम्परेचर में वेट भी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से, तो आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, कॉजेज ऑफ सेप्टिसीमिया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसफ्यूजन होगा, मिशन नहीं करो, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। अब जब ट्रांसफ्यूजन का बात आए तो बात किसकी होगी सर, ब्लड की तो होगी बात। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेप्टिसीमिया क्यों होगा, क्या फ्रक्टोज होता है, डेक्सट्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, या प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ ब्लड, क्या होता है, क्यों होता है सेप्टिसीमिया, हाँ क्यों होता है बताओ बेटा, ये भी बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, हाँ बी करेंगे ना, बी आएगा। अब देखो बी और सी एक ही वर्ड है, ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे तो यहां पर टिक करेंगे बैक्टीरिया में, अरे बेटा बैक्टीरिया तो पनपता है, बैक्टीरिया तो पनपता है उसके बाद होता है ना, तो इसलिए बैक्टीरिया को डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, और फंक्टर तो होता नहीं है। अब मैंने सिर्फ डेक्सट्रोज भी बोला और ग्लूकोज भी बोला है, वैसे जो ग्लूकोज होता है वो डेक्सट्रोज के फॉर्म में होता है, तो एग्जैक्ट क्या होता है सर, एक जो डेक्सट्रोज था CPDA, CPD मतलब डेक्सट्रो था, तो ये डेक्सट्रोज एक ग्लूकोज का फॉर्म होता है, तो आंसर आपका बी रहेगा बेटा ना। इसलिए यहां पर ट्रांसफ्यूजन के समय बढ़ जाता है। यस खुशबू जी आपका आंसर राइट है, वेरी गुड, शाबाश, बी। नेक्स्ट, एनिमा यूज इन ओपियम पॉइजनिंग। ओपियम का मतलब ओपियोइड की बात कर रहा है, यहां पर क्या बात कर रहा है, ओपियोइड की बात कर रहा है। अगर आपने ज्यादा ओपियोइड ले लिया है, ओपियोइड क्या करता है, ओपियोइड जाना मॉर्फिन मतलब, है ना, ये मॉर्फिन। अब देखो जरूर नहीं है कि पेशेंट ने मॉर्फिन नहीं खाई होगी, ओपियोइड वो भी आते हैं, राजस्थान में खूब बिकते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, अमल, दूध, है ना, सबको पता, नशेड़ी बैठे आदि तो, ठीक है ना। तो जो ओपियोइड होता है वो खाने से आदमी क्या, ये क्या करता है, मेन साइड इफेक्ट क्या है, हाँ कॉन्स्टिपेशन, और क्या साइड इफेक्ट, अरे मैंने बताया ना कॉन्स्टिपेशन फालतू बातें होती है, तो बेटा रेस्पिरेटरी डिप्रेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेस इसलिए तो बंद नहीं देते उसको, रेस्पिरेटरी बीमारी के अंदर से कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं मॉर्फिन वगैरह, है ना। मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेस मतलब ये खतरनाक वाली कंडीशन, ये कॉन्स्टिपेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये अच्छी बात भी कि डायरिया में यूज करते हैं उसका, डायरिया में यूज करते हैं, दर्द में यूज करते हैं, दर्द नहीं होता, रेस्पिरेटरी डिप्रेस करता है, पेन किलर का काम करता है, ये सीवियर पेन किलर मतलब एक पोटेंट एनालिसिस का काम करता है। जब नॉर्मली पीसीएम डाइक्लो आइबू से आराम नहीं मिलता तब जाकर अपन मॉर्फिन पे जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुछ फायदे भी है, ये ड्रग्स है मेडिसिन है, ड्रग्स है मेडिसिन नहीं है, ठीक है। यस, तो सर रेस्पिरेटरी डिप्रेस करेगा, ठीक है। अब जब रेस्पिरेटरी डिप्रेस होता है तो ऐसे पेशेंट को वापिस ठीक करने के लिए अपन एनिमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एनिमा। वो कौन सा एनिमा, एनेस्थेटिक्स, क्या और सुन कर देंगे पेशेंट को, क्या बैरियम्स, क्या सेडेटिव्स, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट एनिमा लगाएंगे। स्टिमुलेंट एनिमा इज अ टाइप ऑफ कौन सा एनिमा है, रिटेंड या इवैक्यूएंट, वाह, अरे बेटा रिटेंड एनिमा है। 5 टाइप बताए थे मैंने आपको, आप क्वेश्चन कहां से कर रहे हो सब लोग, सर एसएनए से कर रहे हैं, तो एसएनए का आंसर आपका रिटेंड एनिमा होता है। एस का मतलब मैंने आपको सेडेटिव बताया था, एन का मतलब मैंने न्यूट्रिशन से एनिमा बताया था, ए का मतलब मैंने एनेस्थेटिक एनिमा बताया था, एस का मतलब स्टिमुलेंट एनिमा बताया था, और ए का मतलब इमोलिएंट एनिमा। ये 500 एनिमा ही रिटेंड एनिमा कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो स्टिमुलेंट एनिमा होता है वो अपन यूज करते हैं पेशेंट को होश में आने के लिए, कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए, उसमें कुछ कॉमन सॉल्यूशन यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ब्रेडी, नाम सुना होगा, पिया भी होगा, सुन तो क्या है ना, ब्रेडी 120 ml वाली, वो यूज करते हैं। यहाँ पर 120 ml यूज नहीं करके बड़ा 15 ml यूज करते हैं, और उसके साथ में उसका 10 गुना 150 ml DNS के साथ में मिला करके पेशेंट को दारू पिलाते हैं, ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ब्रेडी यूज करेंगे, ठीक है ना। ब्रेडी के अलावा एक और यूज करते हैं, उसका नाम है कॉफी, क्या नाम है,
कॉपी, कौन सी कॉपी, कोल्ड कॉपी या गर्म कॉपी? कोल्ड, ना तो कोल्ड है ना हॉट है, यहाँ पर ब्लैक कॉपी यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लैक कॉपी। ये बेटा 15 ग्राम ब्लैक कॉपी लेते हैं और 300 ml पानी में घोल के देते हैं। 15 ग्राम कोल्ड कॉपी 300 ml पानी में घोल करके, यहाँ पर 15 ml विस्की और 150 ml DNS ब्रांडी ये यूज करते हैं। ये बॉडी में एक स्टिमुलेंट का काम करता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या होगा सर? डी हो गया। बड़े आगे यहाँ से, ठीक है ना। ये सब वहाँ पर मैंने बता रखा है एनिमा के अंदर बहुत अच्छे से। वैसे एनिमा में क्या होता है आज तक किसी ने आया, कौन से एनिमा क्या सॉल्यूशन होता है? नहीं आने वाला, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है चीज़ों का। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। लैक्सेटिव एनिमा इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जो लैक्सेटिव एनिमा होता है वो क्या करेगा सर? कॉन्स्टिपेशन के लिए, डायरिया के, फिकल इंफेक्शन के। तो सिंपल सी बात है सर, फिकल इंफेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं, मतलब रेशनल उसका ये है मेनली। बाकी स्टिमुलेंट डिफेक्शन से होता है वो कौन सा होता है आपका? पेरिस्टालसिस के लिए, परगेटिव होता है आपका, डायरिया सब करवाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन में भी एक सेकेंडरी आंसर है आपका। प्राइमरी फर्स्ट ये करोगे। फिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? पेशेंट को लैक्सेटिव एनिमा यूज करते हैं। Solution used for cleaning of urethra during catheterization in a patient history of betadine allergy। नॉर्मल पेशेंट को अपन बिटाडिन से करते हैं 5% से, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बिटाडिन के अंदर एक पोविडिन आयोडीन नाम का आता है, ये होता है। नॉर्मली हमेशा बिटाडिन 5% होता है। अगर स्क्रीमिंग की बात आती है वहां पर आपको बिटाडिन 10% यूज करना है। इसमें ना ओटी से पहले पार्ट को साफ करते हैं, पूरा येलो येलो कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं ना, घिसते हैं, वहाँ 10% करते हैं, बाकी नॉर्मली 5% यूज करते हैं। लेकिन किसी पेशेंट को बिटाडिन से ही एलर्जी है तो वहाँ पर अपन नॉर्मली क्या करते हैं? क्लोरहेक्सिडिन यूज करते हैं, ठीक है ना। 2.5% है, ये वाला यूज करेंगे कॉमनली, ठीक है ना। इसको अपन माउथ वॉश में भी काम में लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, ये जो आपका स्प्रिट होता है ये अपने हैंड रब में काम में लेते हैं, ठीक है ना। या वहां यूज करेंगे जहां स्किन हेल्दी थी, पंक्चर नहीं है, वहां पर स्प्रिट यूज करते हैं बिना पंक्चर वाली स्किन पे। H2O2 अपन ध्यान देना, ये अपन टीटी साइड को क्लीन करते हैं, वहां पर यूज करते हैं, आधा पानी मिला करके, प्योर नहीं, टीटी साइड क्लीन के लिए हाफ स्ट्रेंथ H2O2। या अपन ईयर इरिगेशन में यूज करते हैं ना, H2O2 कहाँ करते हैं सर? ईयर इरिगेशन में यूज करते हैं। लेकिन आई में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आई में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जलन होती है और कान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कान सुनने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोक्लोराइड ये आपका होता है, ये अपन नॉर्मली जो जितने भी आपके ये होते हैं बेड चेयर, मतलब आर्टिकल जितने भी होते हैं ना, इस आर्टिकल्स को क्लीन करने का काम करता है आपका हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है नॉर्मली, ठीक है ना। बड़े आगे यहाँ से RL सॉल्यूशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशन 2020 नॉर्सेट। बेटा इस बार भी इंपोर्टेंट कर लो कि कहीं की सर ने बताया कि RL का क्वेश्चन 2022 में आएगा, कहीं न कहीं RL का एक क्वेश्चन 2022 के अंदर आएगा। नॉर्मली RL के अंदर 5 चीजें होती है, 5 कंपोनेंट होते हैं, याद है या नहीं है? सबसे ज्यादा होता है सोडियम, 130 मिली इक्विवेलेंट होता है, ये नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन। RL में सोडियम कितना होता है? 130। पहला एक चीज होती है सर, आपने 5 बता दी है। दूसरा खुद पोटेशियम होता है RL के अंदर, वो होता है आपका 4 मिली इक्विवेलेंट्स। तीसरा आपका होता है यहाँ पर क्लोराइड्स, क्या होता है? वो होता है 109 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट में ना। 4 आपका होता है कैल्शियम 2.7 मिली इक्विवेलेंट्स, और एक होता है लैक्टेट, क्योंकि RL का नाम ही लैक्टेट है ना, RL लैक्टेट सॉल्यूशंस, या कई बार RL को अपने हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसको लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक ही बात है, लैक्टेट या हार्टमैन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लैक्टेट उसके अंदर होता है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इन 500 को काउंट कर लो, आंसर कितना आ रहा है? इन 500 को काउंट कीजिएगा, लगभग 273 आता है। इसलिए RL की जो अगर ऑस्मोलिटी पूछे आपको, यही होती है। RL की ऑस्मोलिटी कितनी होती है सिर्फ? 273। कैसे निकाली? मैंने ऐसे निकाली। तो ये 5 चीजें RL के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। RL के अंदर सिट्रेट एब्सेंट होता है, ध्यान देना, RL में सिट्रेट नहीं होता है, इसका मतलब ORS में सिट्रेट होता है, लैक्टेट एब्सेंट होता है। ORS के अंदर
सिट्रेट प्रेजेंट होता है, लैक्टेट एब्सेंट होता है। कुछ याद रखा करो। तो जिसमें से जो नाम आता है RL लैक्टेट है, सिट्रेट नहीं। ORS में उसका उल्टा कर दो सर, सिट्रेट होगा लैक्टेट नहीं होगा। ये तो आपके RL के कंपोनेंट्स की बात होगी, ठीक है ना। अब उसके अंदर आपको कंपोजिशन से पूछे, सॉरी कंपोजिशन से हो गया ना, ये कंपोजिशन है, कंपोनेंट पूछे, सॉरी रुको रुको, अभी किसी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ चीजें समझ लो ना, थोड़ी बहुत थ्योरी। ये तो बड़ा कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब क्या क्या चीजें होती है और कितनी होती है सर, ये 5 चीजें होती है और इतनी होती है। अब कंपोजिशन सर ये क्या सब खुले होते हैं? नहीं सर, कुछ मैरिड लोग भी है, कुछ शादी कर लेते हैं आपस में। उसमें से एक तो सोडियम है ना, NaCl, इसे शादी कर लेगा, वो आपका आंसर करना सर 0.6 ग्राम होता है, ठीक है ना। ये सोडियम किसी और से भी शादी करता है दोबारा, वो होता है आपका Na लैक्टेट, वो होता है 0.3 ग्राम। उसके बाद आपका पोटेशियम इसे वापस शादी करता है क्लोराइड से, KCl, ठीक है ना, तो फिर 0.03, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो। उसके बाद आपका कैल्शियम क्लोराइड से शादी करेगा वापस, 0.02 ग्राम होता है, और पानी होता है 100 ml। बेटा ये कुछ RL का डाटा है आपके पास, एग्जैक्ट डाटा है, गलत ना करें उस चीज को। सर याद कैसे करना है? ये तो याद हो गया आपको, सोडियम 130, नॉर्मल से 25 होता है, 5 कम कर दो। पोटेशियम नॉर्मल इतना होता है 4, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोराइड नॉर्मल 100 होता है, 109 करना है। नॉर्मल 100 होता है 95 से लेकर 105 तक। कैल्शियम एक 27 से एक 28 है, 27 के आगे 2.7 है। लैक्टेट आपका 28 हो गया। ये सर ये 5 कैसे याद करोगे? सॉरी 5 के मैंने 4 लिखे हैं, ठीक है। तो NaCl सर सोडियम 0.6 और वापस सोडियम 0.3, नमक 0.6 है और Na लैक्टेट के साथ में 0.3 है। फिर KCl 3 नाम है, KCl तो सर 0.03 है। बाद में एक ही बचता है सर कैल्शियम क्लोराइड 0.02, और फिर आपका हो गया पानी 100 ml के अंदर, ठीक है। बेटा स्पॉटी गैमर तुम्हारा क्या नाम है? तुम गेम में खेलते रहो। ये बता रहे हैं सर क्लोराइड 112 होता है और कैल्शियम 1.8 होता है, जबकि मैंने 2.7 लिखा है। मेरा डाटा तो यही है। मैं आपको 273 काउंट भी करवा रहा हूँ, 130 काउंट करो बाकी 130 और 100, 230, 239, 243 हो गए। यहाँ से 243 और 28 कितने होते हैं? 243 और 28 230, 40 कितने हो गए बेटा? 71 और 2 ये हो गए, 73 हो गए ना। 273.7 तो मैंने 0.7 तो कट किया है, 0.7 तो कट किया ना, 273 आंसर आ रहा है। अब बच्चे कमेंट करें सर ये क्या बोलते हैं उसको, क्लोराइड 111 होता है, कैल्शियम 1.9। पहले ज़माने में होता होगा, साइंस भी होती रहती, मैं नहीं कहता। लेटेस्ट डाटा ये है, और मैं आपको RL का जो ऑस्मोलॉजी वो भी काउंट करके बता रहा हूँ। तो जो आपको कुछ याद है वो उसके मैंने भी 2 से 4 साल पहले लिखाया होगा। मैं तो आज की डेट में 2022 में ये बता रहा हूँ, ये याद करना है आपको। ये साइंस भी होती रहती है। ORS की पहले ऑस्मोलॉजी थी, वो 311 हुआ करती थी, आज 245 है तो है, क्या करें अब, आज आपको 245 करनी है, ठीक है। चलो बढ़िया। बेटा D25 की ऑस्मोलॉजी 260 होती है, मनसा सोहान। D5 की ऑस्मोलॉजी 260 होती है। चलो यहाँ पर अब बोल रहा है सर RL सॉल्यूशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किसमें आप नहीं देंगे RL सॉल्यूशंस को, ठीक है ना। अब मैंने बोला देंगे किसमें, कल पढ़ा सर बर्न के अंदर तो फ्लूइड ऑफ चॉइस है RL, ठीक है। नहीं देने का मतलब सर RL देना, जब भी RL के अंदर अपने पढ़ा सर लैक्टेट होता है, क्या होता है सर, लैक्टेट। जब ये लैक्टेट लीवर में जाता है तब एक उसका एंड प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम होता है HCO3- और वो सॉरी वो सिट्रेट होता है बेटा, वो सिट्रेट है ना। लैक्टेट जब लीवर में जाता है और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है लैक्टेट। क्यों? लैक्टेट का नाम भी क्या है? लैक्टिक एसिड। इसमें मिलता है ये लैक्टिक एसिड में, तो बॉडी में एसिड और बढ़ जाएगा। तो सर जब भी बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ हो, एसिडोसिस की संभावना हो, वहां पर अपन RL देते, और वो आपका एसिडोसिस होता है स्पेशल मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या है? तो मेटाबॉलिक ऑप्शन में नहीं है, मेरा आंसर आएगा सर लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लैक्टिक ही बढ़ता है। तो जहां पर एसिड बढ़ा हुआ है, मैं तो बोलो कोई भी एसिडोसिस से अपन RL को नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो लीवर फेल्यूर में भी RL नहीं देंगे, लीवर फेल्यूर लैक्टिक एसिडोसिस होता है। समझे कुछ? पेशेंट किडनी खराब है,
वहाँ भी आरएल अवॉइड करते हैं, क्योंकि किडनी खराब, नेफ्रॉन डैमेज, नेफ्रॉन सेल से सेल टूटेगी, हाइपरकैलेमिया होगा, और वैसे भी सीकेडी के अंदर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आपका आरएल कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऑनलाइन वाले ऑल इज क्लियर। मैं आप लोग थोड़ा बात कम कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस है अपना। अरे सही चल रहा है ना सब कुछ ऑनलाइन वाले? आप लोग क्या लिखते रहते हैं ऑनलाइन वाले, बस आगे फोन रख दिया, आगे तो वो आते हैं छोटे छोटे वाले कान लगाने वाले, ईयरबड लगा दिए, ऐसे लगते हैं कि लोग बह रहा है ना, और फिर बस सोते रहते हैं, ऐसे लोग हैं ना। चलो नेक्स्ट, विच इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ यूरिन इनकॉन्टिनेंस। मैंने आपको दो वर्ड बताए थे सर, यूरिन इनकॉन्टिनेंस और यूरिन रिटेंशन। यूरिन इनकॉन्टिनेंस और सेकंड है यूरिन रिटेंशन। ऐसे वर्ड थे आपके, याद करने का तरीका कैसे बताया था सर? ये सर इनकॉन्टिनेंस होता है तो आपको याद करने का तरीका सर कंटिन्यू होता है सर, उसके अंदर यूरिन कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है ना, टिप टिप बरसा पानी, वो होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिटेंस का मतलब यूरिन रिटर्न हो जाता है, यूरिन आता तो है लेकिन वापस क्या होता है, यहाँ नहीं आकर के वापस भाग जाएगा अंदर, उसको बोलते हैं यूरिन रिटेंशन। किसमें कौन सा कैथेटर यूज करते हैं? तो जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, टिप टिप पानी आता है, उसको अपन रोकने के लिए कॉमनली यूज करते हैं, वो होता है कंडोम कैथेटर। क्या होता है? कंडोम कैथेटर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यूनिटेंस के अंदर अपन इंडवेलिंग लगाएंगे या K90 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंडवेलिंग या K90। K90 को अपन कॉमनली स्ट्रेट कैथेटर बोलते हैं और इंडवेलिंग कैथेटर को अपन सेल्फ रिटर्निंग कैथेटर बोलते हैं, इसका एग्जांपल फॉलीज है, ठीक है ना। यस, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एडवाइज टू स्ट्रिक्ट वॉइडिंग शेड्यूल एवरी 1 to 2 आवर्ली। पेशेंट को बोलेंगे आपको हर 1 से 3 घंटे में पेशाब करना है, या फिर अवॉइड वाटर इनटेक जस्ट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले पानी नहीं पीना है। किगल एक्सरसाइज या कैथेटर लगाओगे? किगल एक्सरसाइज है ना, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथ करने से यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम कम हो जाती है। यस, नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से। ड्यूरिंग नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग यू स्प्रेड गैस्ट्रिक कंटेंट फ्लूइड्स दैट इज 110 ml व्हाट टू डू। जब हम एनजी ट्यूब पेशेंट को देते हैं तो एनजी ट्यूब फीड देने से पहले ऑलवेज पेशेंट का अपन रेजिड्यूल वॉल्यूम चेक करते हैं, ध्यान देना क्या करते हैं, और ये अगर लेस देन 100 ml है सर नॉर्मल होता है, कुछ नहीं करना आपको, जो फ्लूइड निकाला है उसको रिप्लेस करके दे दो, आप निकाला वो भी दे दो और नया देना है वो भी दे दो आपको, ठीक है ना। और अगर मोर देन 100 ml आ रहा है आपको तो आप रिप्लेस तो करना है, जो निकाला वो तो लेकिन आप जो नया दे रहे हो, जो आप फीडिंग करवा रहे हो उसको होल्ड करना है। इसका मतलब पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, आया कुछ समझ में आपको? 100 से कम पेट खाली है, निकाला वो भी दे दो नया भी दे दो। 100 से ऊपर पेट भरा हुआ है, नया मत दो, पहले वाला दे दो आप, तो पहले वाला तो हमेशा देना है आपको, ठीक है। आंसर क्या करोगे? डिस्कार्ड तो कभी नहीं करते हैं सर, रिप्लेस ही करेंगे एंड होल्ड फीडिंग, आंसर यही करेगा अगर, ठीक है ना। तो मोर देन 100 ml है, आंसर ये करना है, लेस देन 100 ml है, आंसर ये करना है। समझ गया आई थिंक्स। नेक्स्ट देखिएगा, तो डाटा आपका रहेगा, कोई कोई बुक 50 ml मानती है, स्टैंडर्ड बुक 100 ml मानती है उसको। नेक्स्ट, कलर ऑफ 18 गॉज फॉलीज कैथेटर। मैंने कल आपको सक्शन कैथेटर बताया था, सक्शन कैथेटर के मैंने आपको कल कलर कोड बताए थे सर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14, 16, 18 और 20। 10 नंबर को अपने ब्लैक नाम दिया था, 12 को अपने व्हाइट नाम दिया था, उसको गोर किया था सर, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ये सब फ्रेंच है, क्या है फ्रेंच मतलब यही पड़ा सर, आउटर डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर बोलते हैं फ्रेंच को। और ये भी बताया मैंने आपको कि 1 फ्रेंच इक्वल टू 0.33 mm या 3 फ्रेंच इक्वल टू 1 mm, कैसे भी याद कर लो। यस, ये जो आपको बोला सर सक्शन कैथेटर आपका सर फॉलीज, सर K90, सर एनजी ट्यूब, इन सब का जो साइज, डायमीटर, कलर कोड, आकार एक ही होता है, अलग नहीं होता, ये सबके कलर कोड है। फॉलीज, K90, सक्शन और एनजी ट्यूब सबका ही कलर कोड होता है। तो कोई भी आपसे पूछे अब 18 गॉज का कौन सा है, आंसर क्या करोगे सर? रेड कलर का, जो मोस्ट कॉमनली एडिटर में यूज करते हैं मेरे एडिटर के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा मेरा सर? रेड कलर का फॉलीज, रेड कलर का एनजी पे 18 नंबर की ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
यस, उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने हाजिर है। क्या बोल रहा है 17 नंबर? व्हेन यू नोटिस आईसीडी बैग देयर इज नो एनी बबलिंग, व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन? यही है। आईसीडी का मतलब होता है, आईसीडी का मतलब क्या होता है बेटा? इंटर कोस्टल ड्रेनेज, है ना? क्योंकि अपने बॉडी में इंटर कोस्टल स्पेस होते हैं, कितने होते हैं? 22 होते हैं बेटा, 11 नहीं होते हैं, ठीक है ना? 11 पैर होते हैं, 22 स्पेस होते हैं, ठीक है ना? ये नॉर्मली आपकी बॉडी में रेशियो होता है 11:22:23। किसका रेशियो? ये 11, 22 और 33। सर ये 11 जो पेयर होते हैं ना, ये सर आईसीएस है, इंटरकोस्टल स्पेस है। सर ये 22 होता है ना, ये आपके स्कल की बोन है और आपके वर्टिब्रल कॉलम है। 11 आईसीएस पेयर है, 22 स्कल की बोन होती है, 22 ही होती है ना, 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, हड्डियां जो अपना वर्टिब्रा होते हैं वो 33 होते हैं, ठीक है। अब आईसीडी अपन यूज और कॉमन अपन कहाँ लगाते हैं सर? 4th आईसीएस में लगाते हैं ना, ठीक है ना? अगर न्यूमोथोरैक्स है तो कहाँ लगाएंगे? 2 to 4 में लगाएंगे। और प्लूरल इफ्यूजन है, न्यूमोथोरैक्स है, काइलोथोरैक्स है, हाइड्रोथोरैक्स है, ठीक है ना, या पायोथोरैक्स है, तो 4 to 6 है ना, 6 के नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है ना? पहले जमाने में 8-9 था, आजकल वो आंसर नहीं है, डायफ्राम पंक्चर होने की संभावना है, अवॉइड करते हैं। हवा है अप करेंगे, हवा नहीं है पानी है 4 से नीचे करेंगे, ठीक है ना? अब ये बबल्स के बारे में पढ़ लो बेटा कुछ क्वेश्चंस। तो नॉर्मल जो बबलिंग्स होती है वो बेटा ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि कंटिन्यू बबलिंग्स ऑलवेज एबनॉर्मल करना है, कंटिन्यू तो सर ऑलवेज एबनॉर्मल है, लीकेज चेक करेंगे, नहीं तो डॉक्टर को बुलाएंगे, प्रायोरिटी समझ लो। कंटिन्यू बबलिंग ऑलवेज एबनॉर्मल इंडिकेट क्या करता है? लीकेज इंडिकेट करता है, कनेक्शन चेक करेंगे पहले, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है इंटरमिटेंट बबलिंग, इंटरमिटेंट का मतलब कभी कभार होती है कभी कभार नहीं होती। तो अगर आपका पेशेंट का न्यूमोथोरैक्स है, हवा भरी हुई है, तो न्यूमोथोरैक्स में ऑलवेज नॉर्मल है, मतलब टिक का मतलब नॉर्मल है, रॉन्ग का मतलब एबनॉर्मल है, ठीक है ना? न्यूमोथोरैक्स में नॉर्मल है। और अगर आपका इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन का क्वेश्चन है और वहां पर आपको इंटरमिटेंट करे तो सिर्फ एबनॉर्मल है, तो क्या है? एबनॉर्मल है, क्योंकि पानी भरा हुआ, फिर बुलबुले कहां से आ रहे हैं? जबकि न्यूमोथोरैक्स में एयर भरी हुई है तो बुलबुले बाहर आएंगे ना, ठीक है। तीसरा अगर आपको पूछे, पहला ये हो गया कंटिन्यू, सेकंड इंटरमिटेंट, थर्ड आपका हो गया जेंटल बबलिंग। कहां भी अगर मेंशन कर ले ऑलवेज नॉर्मल है, कुछ नहीं करना आपको, कभी एक बार कोई बुलबुला दिखे, दिखना भी चाहिए। 4 नंबर आता है सर स्टॉप बबलिंग, तो ये आपके स्टॉप एबनॉर्मल होती है, क्या होती है? एबनॉर्मल। अगर स्टॉप हुई है इसका मतलब कनेक्शन में खराबी है, आपका जो कनेक्शन है वो कहीं की मुड़ गया है, बंद हो गया है, क्लॉट फंस गया है, ठीक है ना, गांठ पड़ गई है, इसी वजह से बबल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बार चेक करना होता है, फिर डॉक्टर को बुलाना होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नो एनी बबलिंग, कोई बबलिंग्स नहीं आ रही है, नॉर्मल तो नहीं है, इसीलिए इन्फॉर्म डॉक्टर्स चेक ऑल कनेक्शन, डॉक्यूमेंट या रिप्लेस द आईसीडी। क्या करोगे? हाँ, चेक करोगे ना, वहां पर उसके साइड रील में दब गई हो, कुछ क्लॉट आ गया हो, मुड़ गई हो, गाढ़ पड़ गई हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ऑब्स्ट्रक्शन चेक करना होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है। और आईसीडी बैग को हमेशा पानी के उसमें रखते हैं, स्टिल वाटर के अंदर डीप करके 1 इंच कम से कम उसकी ट्यूब होती है, वो 1 इंच ऐसे बैग में रखोगे और यहाँ पर इतना पानी भर के रखोगे, ठीक है ना। व्हेन ए क्लाइंट इज रिसीविंग, और जो आईसीडी में ना यहाँ पर 11 नंबर की वो ब्लेड यूज करते हैं ना, 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड यूज करते हैं। इस बार नॉर्शल 2021 की इमेज बेस्ट थी, 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड। कोई भी स्टेप वोंड करते हैं ना, स्टेप मतलब ऐसे सिर्फ हॉल, छोटा सा हॉल करना है, लंबा, डीप ज्यादा है, एरिया कम है, एक लंबा हॉल 11 नंबर की ब्लेड होती है सर्जिकल ब्लेड, उसको स्टेप वोंड बोलते हैं, या आईसीडी लगाने के लिए यूज की जाने वाले ब्लेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन ए क्लाइंट रिसीविंग टीपीएन विच लैब टेस्ट शुड बी इवेलुएट व्हाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन। जब पेशेंट टीपीएन ले रहा है तो कौन सा ब्लड टेस्ट आपको करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। हीमोग्लोबिन जरूरी है, क्रिएटिनिन जरूरी है, या फिर आपका ब्लड ग्लूकोज जरूरी है, या WBC जरूरी है?
ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, आपको जरूरी है, और एवरी 4 आवर उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आंसर सी रहेगा यहां से। एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेड बाय द यूज ऑफ, मैं तो बोलूं एंडोस्कोपी का कोई भी अगर स्कोपी बोल देना आपको, स्कोपी अगर जहां पे बढ़ाता है तो उसको अपन 2% ग्लूटेल्डिहाइड और उसको अपन साइडेक्स बोलते हैं। इसका नाम क्या है सर, साइडेक्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। उस साइडेक्स का जो सॉल्यूशन सेंस करते हैं बेटा वो 28 डेज है, ध्यान देना प्रोटोकॉल्स। बाकी काफ़ी हॉस्पिटल में 14 डेज करते हैं, हालांकि आपको एग्जाम में 28 डेज लिखना है क्योंकि थ्योरेटिकल सुविधा नहीं मानती है, 28 मानती है। तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बहस नहीं करेगा सर ऑनलाइन वाले कि बहुत सारी बुकों में सुविधा है 28 है, एग्जैक्ट 28 डेज में आपको सॉल्यूशन सेंस करना होता है साइडेक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, IV कैनुला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एडल्ट, शायद 9 से 2020 का क्वेश्चन है, अपने पढ़ा भी था अच्छे से उसको, और पता ही आप लोगों को नॉर्मल जो 18 गज का होता है सर वो ग्रीन कलर का होता है, वो अपन कॉमनली यूज करते हैं। बाकी आपको मैंने कलर कोड अच्छे से बता रखे हैं, कौन से कैनुला में कौन से कलर कोड है, कहाँ से शुरू होते हैं सर। 14 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है, 24 और 26। ऑरेंज कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है सर, वाइट कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है सर ये, 20 नंबर पिंक होता है आपका, 22 ब्लू कलर का होता है, येलो कलर का होता है, वॉयलेट या उसको एक और नाम बोलते हैं पर्पल। कई बार उसकी फ्लड पूछ लेते हैं किस फ्लड से आएगा, तो सौदा की होती है सर, वो कितनी होती है 300 ml पर मिनट होती है। मैं पर मिनट की बात कर रहा हूँ, आवर ना करे। उसकी बेटा 200 ml पर मिनट होती है, 17 की 145 होती है, 18 की 95 होती है, 20 की आपके 61 होती है, 22 की 36 होती है, 24 की 24 होती है, और 26 की 15 से 20 ml पर मिनट उसकी फ्लो रेट होती है। अगर यूज़ की बात आए कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है, तो यूज़ को मैंने पढ़ा था अच्छे से, ठीक है ना। कैसे जो ऑरेंज कलर होता है वो कॉमनली डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं, या थोराकोसेंटेसिस के लिए कुछ पानी बाहर निकालना तो यूज़ करते हैं। कॉमनली जो 16 नंबर का होता है वो अगर कहीं भी आपको इमरजेंसी वर्ड लिख गया जाना ना, इमरजेंसी वर्ड के आगे कुछ भी लिख जाता है, चाहे इमरजेंसी बीटी है तो अपन 16 यूज़ करेंगे। इमरजेंसी में आप पेशेंट बर्न है और इमरजेंसी में आया है तो भी अपन यूज़ करेंगे, या इमरजेंसी पेशेंट है तो करें ना, ट्रॉमा है और इमरजेंसी में आया है तो भी अपन क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। 17 OT में होता है, 18 भी OT का यूज होता है और BT में यूज होता है। कॉमनली BT के लिए 18 है, और इमरजेंसी या मैसिव BT, इमरजेंसी या मैसिव BT तो आपको 16 ही करना है, ठीक है ना। 16 नंबर आपकी जो नीडल होती है सर वो ब्लड डोनेशन के लिए होती है, ब्लड डोनेशन के लिए भी कौन सी होती है 16 नंबर की होती है। 20 नंबर जो आपके मोस्ट कॉमन यूज होता है, या फिर सर बच्चों के अंदर BT में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज नॉर्मल आई फ्लूइड के लिए प्लस बच्चों के अंदर BT के लिए। 22 नंबर का मैं लिखा था मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड और एडल्ट और ओल्डर, ये आई फ्लूइड के लिए, प्लस सर ये इन्फेंट BT के लिए। ये वाला आपका मोस्ट कॉमन इन्फेंट में, मोस्ट कॉमन किसमें यूज करेंगे, इन्फेंट में, और या फिर आपका न्यूबॉर्न BT में, न्यूबॉर्न BT में ये होता है आपके मोस्ट कॉमन यूज इन न्यूबॉर्न्स, ये BT के लिए यूज नहीं होता है। ये कुछ आपके कैनुला के बारे में बता रखे थे। यहाँ से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे आई थिंक, है ना, एक ही एग्जाम। हाँ 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 18 नॉर्मली देखो इसका याद करने का तरीका ये है, ठीक है ना, कि वापस मैं इनको चारों को लिखाऊं आपको, है ना, एक बार याद करने का जो आप कैसे याद करना है भूल जाते हो बार बार, है ना। ये वाले ये 4 देखो लास्ट वाले, ये मैंने बोला सर मोस्ट कॉमन यूज एडल्ट, इसका मतलब ये आई फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं, ड्रग की बात कर रहा हूं, ठीक है। 22 नंबर लिखा सर मोस्ट कॉमन यूज इन, या तो छोटे या बड़े, या तो छोटे लोग या बड़े लोग, यानी पतली होती है। उसके बाद 24 नंबर की बात आती है तो ये अपना इन्फेंट सर, उसके बाद है ना, और ये नियोनेट न्यूबॉर्न्स।
सर ये तो नॉर्मल आईवी फ्लूइड्स के लिए हो गया। अगर अब आपको आईवी फ्लूइड का है, अगर अब आपको बीटी की बात आती है, किसी बात आती है आपको बीटी, तो आपको एक साइज अप करनी है। इस साइज का मतलब 2 नंबर, बस एक साइज अप करनी है। नियोनेट में बीटी पूछे 24 वाला, इन्फेंट में बीटी पूछे चिल्ड्रन वाला, चिल्ड्रन में बीटी पूछे एडल्ट वाला, एडल्ट में बीटी पूछे उससे हटाना। याद हो गया आपको? मोस्ट कॉमन याद कर लो, बीपी में एक बना अपर करते हैं, ठीक है। यस, तो आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है ना। बहुत क्लास हो गई अपने, 1-1.5 घंटे की लगभग क्लास हो गई आपको। ऑनलाइन वाले आवाज नहीं आ रही है बेटा? एक बार क्या आवाज नहीं आ रही क्या? ये मदन कुमार बता रहे सर आवाज नहीं आ रही है। अरे बेटा आप कितना दे रखा है उससे कंपेयर मत करे। जसवंत कुमावत कौन सी बुक में क्या दे रखा है, यहाँ पर आप एसएनए में पढ़ रहे हैं, किसी बुक में नहीं पढ़ रहे हैं। कोई बुक बहुत पहले लिखी होती है, आपको लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई गलती नहीं है उसके अंदर, तो बुक का आप कंपेयर ना करें, ठीक है ना। सिर्फ उस बुक में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा होता है। आप यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, समझिए क्वेश्चन को। यस, तो आज की बड़ा क्लास इतनी है। अब तो बड़ा कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है बड़ा। ऑनलाइन वाले और कोई डाउट है आपको तो आप इस क्लास के बाद में इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ लिख सकते हो, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको आंसर दे दिया करूंगा, ठीक है बेटा। सबको थैंक यू, ऑल द